Is she both a signing rapper? The champ is here. Is she Patel? Education lab. Yeah. Swapnil Patni. Come on. Hey, Hopley. Hey, Chintu. स्वप्नील मेरा नाम, मेरे बड़े बड़े फैन है। आज जो मैं हूँ मॉम डैड की ये देन है। आईटी का सहारा और एसएम का है साथ। जिंदगी मेरी मैंने कर लिया बात। मेरे लेक्चर सुन लोग सीए बन जाते हैं। मोटिवेशन सुन अपनी जिंदगी बनाते हैं। कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हो, इसका के स्टार माने जाते हो। फाइनल को आप लॉ पढ़ाते हो, उसमें बच्चों को रैंक दिलाते हो। ये ए हावली कम ऑन। आओ सुनाऊं तुम्हें अपनी कहानी, जहां मैं हूँ स्वप्निल अंकिता मेरी रानी। शुरू की मैंने पुणे से कहानी, खोला 130 सेंटर जिससे निकले हैं रैंकर। सीना मेरा वो चौड़ा कर जाते हैं, लॉ में जब 85 लेके आते हैं। हाँ जी लॉ में जब 85 लेके आते हैं। ए चिंटी You want me to study at home. You want me to study at home. By my pen drive, my CDs. By my pen drive, my CDs. Yeah. अंकिता मेरा बड़ा साथ निभाती है। इंटर को वो लॉ पढ़ाती है, बच्चों को मेमोराइज कराती है, थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब बच्चे खुश हो जाते हैं लॉ में जब हाईएस्ट मार्क्स लेके आते हैं। ये कम खुद की खुदाई और रब की दुहाई है। यूट्यूब में 30 लाख व्यू आई है। एसपी क्लास पूरे देश में छाई है। ये आज देश में छाई है। थोड़ा यूनिक और थोड़ा स्मार्ट हूँ, इसलिए मैं यंग सुपरस्टार हूँ। आओ ना आओ मेरे क्लास में आओ, आके अपना फ्यूचर सीए में बनाओ। ये मैं तुम्हें बड़े मजे कराऊंगा, आंटी का नाम लेके तुम्हें सताऊंगा। हाँ जी सबको सताऊंगा। मजे में तुम पढ़ जाओगे, सीए में अब रैंक लेके आओगे। मेरे कलर बुक अब मेरी पहचान है। नोट्स हाँ जी बच्चों की जान है। स्वप्निल का अब इंडिया में नाम है। हाँ जी क्यों इंडिया में नाम है। हाँ जी इंडिया में नाम है। हाँ जी इंडिया में नाम है। मेरे पास आओ तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा, जीने का अब सहारा बन जाऊंगा। चाह के भी तुम मुझे भूल न पाओगे। ये चाह के भी तुम मुझे भूल न पाओगे। सीए बन के मुझे थैंक्स बोलने आओगे। ये स्वप्निल पत्नी ए ढोकले। Hey guys, very good afternoon. आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? नाम पढ़ो सब्जेक्ट का। इसका नाम लॉ नहीं है, इसका नाम कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ। पहले तो वापस समझ लेना, इसके दो नाम है, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ। ऐसे नाम क्यों है? बिकॉज कुछ चैप्टर्स है वो कॉर्पोरेट लॉ के अंडर में आते हैं। और जब भी मैं कोई इंसान हूं और मैं कंपनी चलाता हूं, तो कंपनी चलाते समय मुझे ये सारे लॉ लगते हैं। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉ, जो कॉर्पोरेट के कैटेगरी में आते हैं। आप देख सकते हो डायरेक्टर्स, दिख रहा है आपको कुछ? डायरेक्टर्स, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, वाइंडिंग अप, प्रोड्यूस ए कंपनी, अदर चैप्टर्स, डिविडेंड के बारे में एंड अकाउंट्स ऑडिट। ये वो सारे चैप्टर है जो कंपनी चलाते समय अनिवार्य है, जिसका होना बहुत जरूरी है। मतलब व्हेनेवर यू आर रनिंग एनी कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जो भी है, आपको ये सारे लॉ का नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कंपनी चलाता हूं, सपोज मेरी कंपनी है एंड आई एम कन्वर्टिंग स्वप्निल पटनी क्लासेस इनटू स्वप्निल पटनी लिमिटेड। चलो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो मेरा जब बिजनेस बढ़ेगा, चलो एक और भी शुरुआत करते बेसिक से। स्वप्निल पटनी क्लासेस इंडिविजुअल है, ठीक है ना? अब इसको बहुत एक्सपेंशन करना तो मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, किसी पार्टनर को अपॉइंट करूंगा कि एक पार्टनर तो आ जाए और मुझे पैसे लेकर आ साथ में। तो मैंने उसको पार्टनरशिप में एक पार्टनर और बढ़ाया ताकि मुझे फंडिंग की जरूरत थी। तो आई हैव एडेड वन मोर पार्टनर। पर फिर मुझे लगा यार
और भी मुझे पैसे की जरूरत है। तो फिर मैंने क्या किया, इस पार्टनरशिप फर्म को अब मैंने प्राइवेट लिमिटेड बनाया, जिसके अंदर मैंने कहीं और लोगों को, जो जिसको मैं जानता पहचानता हूं, ऐसे लोगों को बोला कि तुम भी मेरे कंपनी में फंडिंग लगाओ, स्वप्निल पार्टनर क्लासेस का नाम बहुत बढ़ रहा है, तुम्हें भी इसका थोड़ा बहुत शेयर मिलने लगेगा इफ यू आर इन्वेस्टिंग फंड्स इन माय कंपनी। तो पहली बात तो स्वप्निल पार्टनर क्लासेस जब छोटा इंसान था तो इंडिविजुअल से चालू किया, फिर लगा कि यार चलो एक काम करते हैं, अकेले से काम नहीं हो रहा, आई नीड सम मोर पीपल, तो मैंने पार्टनरशिप फर्म चालू किया। उससे भी लगा कि और एक्सपेंशन का स्कोप है, मुझे और फंडिंग चाहिए, तो मैंने प्राइवेट लिमिटेड चालू किया। फिर एक काम करते हैं, अब इससे भी जब मुझे लगा कि अब फंडिंग मुझे चाहिए और पैसा चाहिए मुझे, अब मैं काम करूंगा, स्वप्निल पार्टनर क्लास को पूरा ई कॉमर्स चालू करता हूं, इसी के अंडर में सीएस, सीडब्ल्यूए, बीकॉम, कॉलेजेस, स्कूल सब चालू करता हूं, पर इतना बड़ा प्लान करना तो आई नीड फंड्स। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक आईपीओ लॉन्च किया और मैंने क्या करा, इशू किया, और जिसकी वजह से मैंने पब्लिक से बहुत पैसा लिया। अब मेरी कंपनी का ओनर सिर्फ मैं ही नहीं हूं, हजारों लाखों लोग वो सारे हैं जो मेरी कंपनी के शेयर्स ले रहे। पर ये जो स्वप्निल पार्टनर क्लासेस है, जो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म करता है, वो जब लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होता है तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, उसको कन्वर्ट होने से पहले इन सारे लॉ के बारे में जानना जरूरी है। मान लीजिए मैं प्राइवेट लिमिटेड हुआ, लिमिटेड कंपनी हो रहा हूं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए साल भर में कितनी बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है, मुझे ये पता होना जरूरी है कि कैसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कंपनी स्टार्ट करता हूं तो लोगों का पैसा जो मैंने लिया है, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना चाहिए, साथ साथ में उसका ऑडिट कब करना चाहिए, ऑडिटर कौन हो सकता है, डायरेक्टर कौन हो सकते हैं, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है, डायरेक्टर को निकाला कैसे, कौन से लोग डायरेक्टर बन सकते हैं, कितने लोग डायरेक्टर होना चाहिए, ये सारी बातें मुझे समझना जरूर। मैं अपने मन चाहे काम नहीं कर सकता हूं, आई नीड टू फॉलो द रेगुलेशंस विच आर रिटन अंडर कॉर्पोरेट लॉ। अगर फॉर एग्जांपल कल चके मैं अपनी कंपनी लिमिटेड स्वप्निल पार्टनर क्लासेस लिमिटेड करता हूं और मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना चाहिए, डिविडेंड कितना होना चाहिए, डिविडेंड कितने दिनों में लोगों तक पहुंचना चाहिए, अगर मैं डिविडेंड नहीं दूंगा डिक्लेयर करने के बाद तो मुझे क्या सजा होगी, ये सारी चीजों का खुलासा कॉर्पोरेट लॉ में है। समझ आ रहा है? तो ये जितने भी लिखे चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स है। फॉर एग्जांपल स्वप्निल पार्टनर क्लासेस और रिलायंस दोनों का अमलगमेशन हो रहा है, या फिर मैंने एक्वायर कर लिया, किसको, इमेजिन तो करो आप, रिलायंस इंडिया लिमिटेड रील को मैंने एक्वायर कर लिया। अब सोचो इतनी बड़ी कंपनी को जब मैं एक्वायर करूंगा तो आई नीड टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ रेगुलेशंस व्हिच आर रिटन अंडर व्हाट, यहाँ पे अमलगमेशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें लिखा है जब भी कोई कंपनी अमलगमेट होती है तो आपको एक परमिशन लगती है, क्योंकि जब आप किसी से अमलगमेट हो रहे हैं, इट शुड नॉट हैव एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर। कहीं ऐसा ना हो जब मैं कंपनी रील को एक्वायर करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो चाहिए मेरा गलत डिसीजन हो गया, इसलिए मुझे ये काम करने से पहले एनसीएलटी से परमिशन लेना पड़ती है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें लॉ कह रहा है, जो आप पढ़ने जाओगे आने वाले दिनों में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी हम लोग ये सारे लॉ पढ़ रहे तो आपको समझना चाहिए लॉ इसलिए एवं कोई भी उठा के लॉ नहीं डाला हुआ, ये वो सारे लॉ है जिसकी जरूरत जब मैं कंपनी चलाता हूं तो मुझे हर एक चैप्टर वो सब दिया हुआ है जिसकी जरूरत मुझे कंपनी चलाते समय होगी, और मैं अगर कंपनी रन करता हूं तो मुझे सारे लॉ के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मैं उतना ही काम कर सकता हूं, वैसे ही कर सकता हूं विच इज रिटन इन द रेगुलेशन, मैं उसको छोड़कर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक चैप्टर जिसका नाम है वाइंडिंग अप। मैंने फॉर एग्जाम्पल कंपनी चालू कर दी, लोगों का पैसा ले लिया, क्रेडिटर्स से पैसा ले लिया, बैंक से पैसा ले लिया, और कल से के मैं बोलता हूं कंपनी वाइंडिंग हो भाई, जो उखाड़ना उखाड़ लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द वे आई शुड रन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मैं तो 500 करोड़ बैंक से ले लेता हूं, लेंडर से हजारों करोड़ ले लेता हूं, 2-3 हजार करोड़ लेके कंपनी कल चके बोलता हूं कंपनी शट डाउन हो गई, आपका कुछ पैसा से देना नहीं मुझे, खत्म हो गया अपना गेम ओवर। ऐसा नहीं कर सकते। लॉ कहता है अगर आपने कंपनी लाई है, हमें पूछ के लाई है, कंपनी बंद होगी हमसे पूछ के होगी, हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे कंपनी का जितना भी असेट्स है, जितना भी लाइबिलिटी है, वो कितना है। हम एनसीएलटी आपकी कंपनी के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, जो डिसाइड करेंगे, जो लिखेंगे कि कितने असेट्स है और कितने लाइबिलिटीज है। उसके बाद में वो जिन जिन लोगों का पैसा है उसका भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हर आदमी क्या बोलेगा, मेरा पैसा पहले लाओ। फॉर एग्जाम्पल है सिक्योर क्रेडिटर है, अनसिक्योर क्रेडिटर है, गवर्नमेंट ड्यूज है, एम्प्लॉइज का भी पैसा बाकी है। अब बताओ किसको पहले पैसा मिलना चाहिए। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सिक्योर क्रेडिटर है, अनसिक्योर क्रेडिटर है, एम्प्लॉइज का भी पैसा बाकी है, गवर्नमेंट का भी पैसा बाकी है, और मैं फैसला कर रहा हूं कि कंपनी में बंद कर रहा हूं। तो अभी ये बंद कर रहा हूं तो फॉर एग्जांपल मुझे 500 करोड़ देना है, कितना 500 करोड़, और मेरे पास एसेट 100 करोड़ के।
तो अब मुझे बताओ वो 100 करोड़ किस में बटेंगे, किसको पहले मिलेंगे? सिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, किसको मिलेंगे? आप मत बोलिए सर, आपने कहना चाहिए था सर हमें पता नहीं, ना कंपनी अपने मन से कर सकती है, वो सीक्वेंस तो डिसाइड करने वाला वाइंडिंग अप चैप्टर में लिखा हुआ गवर्नमेंट का आदेश है, वही होगा जो मंजूर है वाइंडिंग अप चैप्टर में जो लिखा है। हम जैसे लोग कंपनी वैसे ही चालू कर सकते हैं और वैसे ही बंद कर सकते हैं और वैसा ही काम कर सकते, उतने ही मीटिंग ले सकते हैं, उतना ही डिविडेंड दे सकते हैं, वैसा ही अमलगमेशन कर सकते हैं, वैसा ही वाइंडिंग अप कर सकते हैं जैसा कि भारत सरकार ने कॉर्पोरेट लॉ में लिख के दिया हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी लॉ आता है, लॉ ऐसे ही नहीं आता। लॉ के लिए पहले बिल पास होता है, बिल के बाद में वो एक्ट होता है, एक्ट आने से पहले लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सबकी उसको इजाजत लगती है। तो गवर्नमेंट की जो मंशा है, जो इच्छा है, वो कॉर्पोरेट लॉ में लिखी कि दिस इज हाउ द कंपनी शुड रन। और हमें हर कंपनी स्टार्ट करते समय और बंद करते समय उन सारे रेगुलेशंस को समझना बहुत जरूरी है जो लॉ में लिखे हुए। अब आप कहेंगे सर हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वाई वन चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नो अबाउट द कंपनी? क्या हमारी भी कल्चर की कंपनी हो सकती है? पहली बात तो आपका खुद का भी धंधा हो सकता है और आप भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जिन कंपनीज का आप ऑडिट करने जा रहे हो, आप लोग लॉ बनाते हो या लॉ चेक करते हो? आपको, आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिटर एंड द कंपनी? कंपनीज दे आर रिक्वायर्ड टू व्हाट फॉलो द लॉ, and we are not there to follow the law, we are there to check, ensure whether the whatever law which has been implemented by the company, whether it is as per the written regulations of what government. मतलब हमारा काम लॉ को लगाना नहीं है, हमारा काम यह चेक करना है कि जैसा लॉ लिखा हुआ है वैसा उस कंपनी ने काम किया या नहीं काम किया। इसीलिए तो जब भी कोई कंपनी में, जब भी अमलगमेशन होता है, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, जब भी बोर्ड मीटिंग्स होती है, तो सब कुछ पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएस से पहले पूछा जाता है कि हम लोग करने जा रहे हैं वो लॉ में बैठता है या नहीं बैठता है। समझ में आ रहा है? इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को कल्चर के अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट के सारे रेगुलेशंस को फॉलो किया है या नहीं किया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Hey guys, come on. तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते मैं लॉ को लगाता नहीं हूं, मैं लॉ लगाया है या नहीं लगाया है, वो सही है या नहीं है, वो सारी बातों को मैं चेक करता हूं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एवरीबॉडी, इसलिए हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानना बहुत जरूरी है। एक कंपनी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे समझना चाहिए कि उसने सारे लॉ को फॉलो किया है या नहीं किया है। चलो उस बात का खुलासा करता हूं मैं। वाइंडिंग अप में ऐसा लिखा है, सबसे पहली बात तो सिक्योर क्रेडिटर का और जो वर्कमैन ड्यू होते हैं, जो ब्लू कॉलर बोलते हैं, उनका पैसा सबसे पहले मिलना चाहिए, जो प्रायोरिटी में। अगर उनका जाने के बाद भी कुछ पैसे बच जाए उसके बाद में, तो यू कैन थिंक ऑफ व्हाट वाइंडिंग अप के समय जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में। उसके बाद में नंबर 3 में आता है गवर्नमेंट के टैक्सेस और जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज होते हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके बारे में। उसके बाद में भी कुछ पैसा बच जाए तो जो फ्लोटिंग चार्ज से जो पैसा हमने लिया होता है उसको देना चाहिए, और फिर भी कुछ पैसा बच जाए तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को देना चाहिए। इतना मैंने आपको तो वाइंडिंग अप चैप्टर में पढ़ाना है, पर अभी मुझे बताना है अगर ये चीजें लिखी नहीं होती लॉ में तो हर आदमी यही कहता कि सबसे पहले पैसा मुझे मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो इसीलिए जब भी लॉ बनता है तो उसको समझना जरूरी है, और हम लोग भी जब वाइंडिंग अप होगा तो वैसा ही काम करेंगे, वैसे ही पैसे निकालेंगे जैसा यहां पे लिखा हुआ है। एबल टू अंडरस्टैंड? इसीलिए जब भी कोई कंपनी रन करने वाला आदमी हो या फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, दोनों को भी लॉ को समझना बहुत जरूरी है, वरना आपको बहुत पेनल्टी लग सकती है। एबल टू अंडरस्टैंड? अब एक चैप्टर जिसका नाम है, देखो यहां पे एक चैप्टर जिसका नाम है, आपको दिख रहा है यहां पे, पहली बात तो अकाउंट्स ऑडिट, समझ रहे हो आप? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कभी आपने ट्रू एंड फेयर वर्ड को सुना है? कभी आपने शेड्यूल 3 के बारे में सुना है? अकाउंट्स की क्लास करते हो आप, राइट? शेड्यूल 3 के बारे में सुना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में सुना है? अब बताओ क्या कहते हो आप? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करना बहुत जरूरी है जब भी कंपनी अकाउंट्स को बनाती है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट में लिखी हुई हर चीज ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, बराबर बोल रहा हूं? और हर चीज जो भी करी है कंपनीज ने, इट शुड बी डन, द अकाउंटिंग डेटा शैल बी रिकॉर्डेड एज पर व्हाट शेड्यूल 3। ये सारी चीजें लिखी हुई है, ये सब आप अकाउंट्स में पढ़ते भी हो, पर अब सवाल ये उठता है अकाउंट्स में जो पढ़ा कहां लिखा गया था? कहां पे ऐसा लिखा है कि ऐसा ही होना जरूरी है? वो लिखा है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 128
एंड 29 में कि बुक्स मेंटेन करना चाहिए और बाद में जो बुक्स मेंटेन किए उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, शेड्यूल 3 फॉलो करना चाहिए। मतलब मुझे क्या कहना है कि हम लोग जो अकाउंटिंग में कर रहे हैं, जो ऑडिट में आप ऑडिटर जाके चेक करेगा, वो सब कुछ लॉ से संबंधित तो है। मतलब आज आप अकाउंट्स की क्लास करते हो जब शेड्यूल 3 को फॉलो करते हो, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो। सबसे बड़ा खुलासा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉलो करता हूं, पढ़ता भी हूं, पर सवाल उठता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए कहां किसने है? वो लॉ ने कहा है, और लॉ का सेक्शन है 129। तो मतलब आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिंक बिटवीन लॉ सब्जेक्ट, ऑडिट सब्जेक्ट एंड अकाउंट सब्जेक्ट? एसएफएम बहुत अलग पड़ता है इन सब तीनों से। ये तीनों एक लॉ है, जैसा लॉ कहता है वैसा अकाउंट बनता है, और वैसा अकाउंट बना या नहीं बना जैसा लॉ ने कहा है वो हम ऑडिट में चेक करते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसीलिए जो अकाउंट्स और ऑडिट का जो चैप्टर है यहां पे लिखा हुआ, वो सेम टू सेम चैप्टर आपके फाइनल लॉ के ऑडिट सिलेबस में भी है। वापस से मैं कहना चाहूंगा, अकाउंट्स और ऑडिट जो चैप्टर है जो कॉर्पोरेट लॉ में दिया हुआ है, सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड, दिस चैप्टर इज गिवन इन वर्ड सीए फाइनल ऑडिट सिलेबस ऑल्सो। फिर सवाल उठता है, ये सवाल दोनों जगह पे क्यों किया है? क्या नाम है इसका? ऑडिट। तो बताओ ऑडिटर कितने साल के लिए अपॉइंट होगा? उसको टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं? उसको रिजाइन करते आएगा क्या उसको रिमूव कर सकते हैं? उसका रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए? ये सारी बातों का खुलासा लॉ में तो होना ही चाहिए। लॉ तो लॉ है ना, क्योंकि सेक्शन नंबर कहां लिखे होंगे? अरे कौन सा सेक्शन कह रहा है कि ऑडिटर सिर्फ 5 साल के लिए अपॉइंट होगा? ये तो लॉ में लिखा है। अब बताओ इसकी जानकारी लॉ में, ऑडिट में क्यों होना चाहिए? अब तो ऑडिट के सब्जेक्ट में तो ये तो पता होना चाहिए ऑडिटर को कि मैं अगर जब अपॉइंट होऊंगा तो मुझे कितने साल के लिए अपॉइंट करेंगे, मुझे किस बेसिस पे निकाला जा सकता है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन व्हाट? लॉ एज वेल एज व्हाट? द ऑडिट सब्जेक्ट ऑल्सो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीजें, और ये इतना मजा आता है पढ़ के द कॉर्पोरेट लॉ। सबसे बड़ी बात क्या है, कॉर्पोरेट लॉ हो या अलाइड लॉ हो, इट इज अ गेम ऑफ व्हाट? इंटरप्रिटेशन, एंड नंबर 2 इज व्हाट? द वे यू रिमेंबर इट। दो चीजें लॉ में सक्सेसफुल होने के लिए लगती है। पहले तो समझना चाहिए वो क्या लिख रहा है, और दूसरी बात समझने के बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसको याद रखने का जब तक आपकी एग्जामिनेशन ना हो। वापस से रिवाइज करता हूं, देखो भाई ये लॉ सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश नहीं है। ये लॉ मेकर का इंटेंशन है, जहां पे आपको बहुत अच्छे से इसको समझना जरूरी है। यहां पे कॉमा का भी इंपॉर्टेंस है, यहां पे और एंड का भी इंपॉर्टेंस है, यहां पे मे शल में भी डिफरेंस है, यहां पे छोटी छोटी बातों में भी डिफरेंस है। ये बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन का मामला है। इस लॉ को पहले समझना बहुत जरूरी है। ये वो बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है जहां पे समझा या नहीं समझा मैंने रट्टा मार लिया। पहली बात तो ये लोग लॉ की एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते जैसे इसका में पूछते और जैसे आईटी में पूछते थे। आपको ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीपीएस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड, ऐसा नहीं पूछेंगे। ये आपको केस स्टडी प्रेजेंट करेंगे। एक कंपनी ने ऐसा ऐसा काम किया, बताओ वो सही है या गलत है। आपको कब लिखते आएगा? वेन यू हैव अंडरस्टूड द लॉ। एग्जामिनेशन के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं 10 से 15 मार्क के छोड़ के सारे के सारे क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड होते हैं। इसका अर्थ है वो केस स्टडी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इस लॉ को इंटरप्रीट करना आता है। अगर आपको इंटरप्रिटेशन ही नहीं आएगा तो फिर आपको ये लॉ की केस स्टडीज नहीं करते हैं। इसलिए आपको कभी भी, मैं आपको आज गारंटी आश्वासन दे रहा हूं इस बात का कि इस क्लास में जब बैठोगे तो कभी भी देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन ऑन व्हाट, किसके ऊपर? इंटरप्रिटेशन के ऊपर। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दूसरा जो मैं क्लास में काम करवाता हूं यह कि जब मैं पढ़ाता हूं उसको बार बार रिवाइज कराता हूं, जिस ढंग से हम लोग आईटी करते थे, जिस ढंग से मैं इसका में भी करता हूं, जैसे पढ़ाता हूं और बार बार रिवाइज करवाऊंगा। वजह बताओ क्या है कि अगर ये लॉ का सब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है, इसमें से सिर्फ अभी मैंने कॉर्पोरेट लॉ की बात कर रहा हूं। कॉर्पोरेट लॉ का वेटेज एग्जामिनेशन में 80 मार्क का होता है और अलाइड लॉ का 40 मार्क का होता है। फिर आप बोलेंगे सब्जेक्ट की टोटल तो 120 मार्क की हो गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 120 मार्क का है, पर एक क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में आता है, इसकी वजह से आपको ये 100 मार्क का ही सॉल्व करना होता है, राइट? तो 80 मार्क का कॉर्पोरेट लॉ है, 40 मार्क का अलाइड लॉ है। 80 में से 70 मार्क जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, और अलाइड लॉ के 40 मार्क में से 30 मार्क जो होते हैं वो कंपलसरी आपको लिखना होते हैं। समझ के? 40 में से 30 लिखना है और 80 में से 70 लिखना है, तो टोटल इज व्हाट? 120। आपको सॉल्व करना है 100 मार्क्स। फिर सवाल उठता है सर ये अलाइड लॉ का मतलब क्या है? अलाइड लॉ मतलब ये कॉर्पोरेट लॉ जब कोई कंपनी चलाते हैं तो उसके साथ में इन लॉ का भी उपयोग करना कभी कभी जरूरी हो सकता है। अब देखते जैसे कि क्या नाम है,
ये आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे एक्ट दिख रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा है? ये पूरे के पूरे जो कॉर्पोरेट लॉ है, ये कंपनीज एक्ट के अम्ब्रेला के अंडर में आते हैं। अगर आप यहां के कितने भी देखो, ये ऑडिट है, ये डायरेक्टर्स है, कॉम्प्रोमाइज है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ये सब दिख रहा है। इसके सबके पापा का नाम है कंपनीज एक्ट। एक एक्ट खोलने पर आपको इतना सब कुछ पढ़ने मिलेगा, बराबर है? पर उसके बाजू में एक एक्ट नहीं है, उसका नाम ही अलाइड लॉ है। अलाइड लॉ में हर जो चैप्टर है वो अपने आप में एक अलग एक्ट है। जैसे फेमा है, जैसे कि कंपटीशन एक्ट है, जैसे कि इंटरप्रिटेशन, आपने कभी सुना है आईओएस? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, बैंकिंग एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट है, आईआरडीए एक्ट है, सेबी का एक्ट है। तो ये सारे एक्ट है। फिर आप बोलेंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोई कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो और जिसका बहुत फॉरेन एक्सचेंज में काम होता है, उसके बहुत सारे एक्सपोर्ट करता है। अब मैं कंपनी हूं, फॉर एग्जांपल आप ऑडिट को गए, आप हल्दीराम का ऑडिट कर रहे हो और हल्दीराम बहुत सारा शेव चूड़ा जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? व्हेन यू आर डूइंग एन ऑडिट ऑफ हल्दीराम, आपको सिर्फ कंपनी लॉ के बारे में नहीं चेक करना, आपको यह भी चेक करना है कि एक्सपोर्ट करते समय जब फॉरेन करेंसी इंडिया में आता है तो वो इंडिया में कितने दिनों में आना चाहिए। यहां पे लिखा है फेमा में 21 दिनों के अंदर आपने आरबीआई को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना कंपनीज एक्ट कर रहा है। अब की बार कौन सा एक्ट कर रहा है? फेमा। फिर आप बोलेंगे मतलब ये अलाइड लॉ, दूसरे चिल्ड्रन लॉ भी? हां, मतलब कॉर्पोरेट लॉ के साथ साथ में एक ऑडिटर को इन लॉ का भी नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज इन लॉ को भी चेक करना पड़ेगा जब आप ऑडिट कर रहे हो। क्या चेक करेगा वो? कि जैसे फेमा में ऐसा लिखा हुआ है कि 21 दिनों के अंदर आरबीआई को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमने एक्सपोर्ट किया, और ये भी लिखा है फेमा में कि 9 महीने के अंदर उसके पैसे इंडिया में वापस आना चाहिए। ये लॉ बना है। फिर अगर आपने 21 दिनों के अंदर इन्फॉर्म नहीं किया तो गवर्नमेंट आपको फाइन लगाएगा। 9 महीने के अंदर पैसे नहीं आए तो गवर्नमेंट आपको फाइन लगाएगा। इसका मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट अधूरी प्रैक्टिस नहीं कर सकता अगर उसको सिर्फ कंपनीज एक्ट का ही नॉलेज है। बोलेंगे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कंपनीज एक्ट में कोई रोक ही नहीं है। फिर भी आप गलत साबित हो सकते हैं, आपका जजमेंट गलत हो जाएगा। आपको यह भी बोलना पड़ेगा भाई तो एक्सपोर्ट कर सकता है, पर एक्सपोर्ट करने के बाद में 21 दिनों में यह करना है और 9 महीने में यह करना है। एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं? हे गाइस कम ऑन। तो मतलब जब भी ऑर्गेनाइजेशंस का आप ऑडिट कर रहे हो तो उस क्लाइंट को आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं समझाना, उसको ये सारे लॉ को भी यूज करके आपको जजमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी एक एक्ट है जिसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट, उस कॉम्पिटिशन एक्ट में क्या होता है कि देख, वो कॉम्पिटिशन एक्ट क्या कहता है? अगर कोई भी ऐसी कॉम्पिटिशन हो उसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन होगा तो वो कॉम्पिटिशन बेकार है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सीमेंट कार्टेल कभी सुना होगा? सीमेंट कार्टेल, बहुत सारी सीमेंट की कंपनियां भारत में है। इन्होंने क्या किया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इनके, और आपने बोला कि उन्होंने आपसे पूछा भाई ये बिरला सीमेंट है, और कौन सा सीमेंट है? अंबुजा सीमेंट है, और कौन सा? एसी सीमेंट है, बांगर सीमेंट होगा। इन सारे लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा कि हम ऐसा एग्रीमेंट कर लेते जिसके तहत हम रेट कम करेंगे भी साथ में और बढ़ाएंगे भी, ऐसा एग्रीमेंट कर लेते। मान लीजिए इन्होंने क्या एग्रीमेंट बनाया, कल चके कितना भी रॉ मटेरियल का खर्चा कम हुआ तभी भी हम अपने प्राइस कम नहीं करेंगे। अब सोचो चारों का फायदा होगा नहीं? मतलब इनका रॉ मटेरियल खर्चा कम हो गया, फिर भी ये प्राइस, सेलिंग प्राइस कम नहीं करेंगे। अब ये चारों का फायदा हो गया, पर किसका नुकसान हुआ? आम जनता का नुकसान हुआ। मान लो 200 रुपए की सीमेंट की बैग थी, इनके खर्चे आधे से ज्यादा कम हो गए। अब ये बैग क्या उनको 150 रुपए में परवड़ता है उनको देने को? 150 रुपए में भी अगर उसकी एमआरपी हो जाएगी तो ये लोग प्रॉफिट में रहेंगे। फिर भी इन्होंने चारों ने क्या एग्रीमेंट किया कि हम इससे कम करेंगे नहीं। आप बताओ ये कार्टेल जो बना है, ये एग्रीमेंट जो बना है इनके बीच में, फिर आप बोलेंगे यार कंपनीज एक्ट को पढ़ के तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। धंधे में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, इससे अच्छी क्या बात है? अच्छे से डिविडेंड दे देना आपके लोगों को। तो कंपनीज एक्ट, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हो, आपके लोगों ने, वो आपकी क्लाइंट ने आपसे पूछा कि ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हो, आपने बोला हाँ। पर अगर काश आपने कंपटीशन वाला एक्ट पढ़ा होता तो आप उसको ये एडवाइस करते भाई कंपनीज एक्ट के तहत इस एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो कंपटीशन एक्ट को है, जो कहता है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा कार्टेल जिसकी वजह से एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से कंपटीशन कम हो जाएगी। अभी इनके बीच में कंपटीशन ही नहीं रहेंगे क्योंकि सबकी सेलिंग प्राइस सेम है, और इसके से किसका नुकसान होगा? कस्टमर का नुकसान होगा। तो ये कंपटीशन एक्ट के तहत इन लोगों को सीसीआई बहुत बड़ा फाइन लगा देगा, करोड़ों रुपए के फाइन लगा देगा। तो इसका मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंसान बनने जा रहा है
उसको सिर्फ अपने क्लाइंट को एडवाइस करते समय सिर्फ कंपनीज एक्ट के बारे में पता नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो अलाइड है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, तब जाके वो अच्छी एडवाइस अपने क्लाइंट को कंप्लीट एडवाइस कर सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो ना भाई, कैसा कि मैं सिर्फ इनकम टैक्स जानता हूं, सर्विस टैक्स नहीं जानता हूं। आप जब इनकम टैक्स के बारे में ज्ञान दे रहे हो तो थोड़ा बहुत आईडीटी पता होगा, तो आपका ओपिनियन, आपका जजमेंट, बिकॉज दोनों एक दूसरे से अटके हुए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट जब प्रैक्टिस कर रहा है तो अपने क्लाइंट को जब एडवाइस करेगा, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट एज वेल एज व्हाट, अलाइड लॉ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा ये जो लिखा है वो सही कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना है, आईपीओ रिलीज करना है उसको, पर आप बोलेंगे अच्छी बात है, कंपनीज के अकाउंट्स के हिसाब से हमें पैसों की जरूरत है, आईपीओ लेकर आते एक। पर आपको आईपीओ लाते समय आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसका अप्रूवल चाहिए। इसीलिए आपको सेबी वाला एक्ट भी पता होना चाहिए, इसलिए आपको सिक्योरिटी रेगुलेशंस पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशंस भी आपको दिए हैं, ताकि कल चल के आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद आपका क्लाइंट आपसे पूछे कि भाई साहब मैं आईपीओ लाना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो यू वुड बी एबल टू गाइड हिम ओनली आफ्टर यू रीड दिस चैप्टर। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, कंपनीज एक्ट नहीं है ये, कंपनीज एक्ट एक अलग चीज है और ये अलाइड है। इन पर क्या अलाइड लॉ को भी एग्जामिनेशन में पूछते हैं? हाँ। क्या अलाइड लॉ को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज होना चाहिए? हाँ, बिकॉज वेन एवर ही विल गिव एडवाइस टू हिज क्लाइंट, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ कॉर्पोरेट लॉ एज वेल एज व्हाट, अलाइड लॉज। अब आपको समझ में है? द एंटायर बैच विल बी ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स। एक कॉर्पोरेट लॉ होता है और एक अलाइड लॉ होता है। फिर सर दोनों में से नंबर ऑफ डेज का क्या होता है? आप देखो, ज्यादा सिलेबस जो है वो किसका है, ज्यादा क्वेश्चन किसके हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स किसके होंगे? जाहिर सी बात है। पिछले बैच का ये स्टेटस था कि आई टुक 35 से 38 डेज कॉर्पोरेट लॉ, और अलाइड लॉ चलता है 15-20 दिन। तो मतलब पिछली बार भी 55 से 60 दिन का बैच हुआ था, इस बार भी लगभग उतना हुआ, क्योंकि ये लॉ सब्जेक्ट इसको भगा नहीं सकते। आप बोलेंगे सर फास्ट फास्ट पढ़ा दो, मैं जितना स्पीड बढ़ाऊंगा यहां पे, आपकी स्पीड स्लो उतनी हो जाएंगी घर पे। मुझे वापस से बोलना है, अगर आप बोलेंगे सर फास्ट पढ़ा दो, खत्म कर दो, चलो मैं इसको 40 दिन में खत्म करता हूं, पर वजह क्या हो जाएगी उसके 40 दिन में जब खत्म करूंगा, फास्ट जब खत्म करूंगा, तो जितना मैं यहां पे फास्ट खत्म करूंगा, आपको घर पे पढ़ते समय उतनी ही स्पीड ज्यादा लगेगी। इसलिए मैं उतनी ही स्पीड लगाऊंगा जितनी एडिक्वेट है, ना फास्ट ना बहुत स्लो, जिसकी वजह से आपको समझ भी आ जाएगा और हमारी बैच का सिलेबस भी खत्म होते रहेगा। चलो ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार पूछेंगे आपसे, हम लोग लॉ पढ़ने जा रहे हैं या एक्ट? कमाल करते, जवाब दे दो भाई, इतना सिंपल सवाल पूछा है। आप सीए फाइनल के सिलेबस में लॉ पढ़ते हो या एक्ट? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, यू रीड लॉ और यू रीड एक्ट? इतना तो बोलो ढोगलो। एक थोड़ा थोड़ा जवाब दे दो। मैं बेटा आपको क्या लगता है? हम लॉ एक्ट पढ़ते, वेरी गुड। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? एक्ट पढ़ते। उधर एक्ट पढ़ते हैं। यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं इनका मानना है कि हम एक्ट पढ़ते हैं, और जवाब बिल्कुल गलत है, हम लॉ पढ़ते हैं। सर लॉ और एक्ट में फर्क होता है? हाँ बेटा हाँ, बहुत फर्क होता है। आपको मालूम है, जो मैं इसके बाद में जो बोलने जाऊंगा और जो मैं समझाऊंगा, इसकी जरूरत आपको सिर्फ कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट लॉ के लिए नहीं है। अब आने वाले 1 घंटे में जो मैं आप बोलूंगा, आज मैं आपका ऐसा फाउंडेशन डेवलप करूंगा, दुनिया में आप कभी भी लॉ पढ़ोगे, कोई भी लॉ, चाहे आप डीटी पढ़ोगे, चाहे आप आईडीटी पढ़ोगे, चाहे आप सी लॉ पढ़ोगे, चाहे कोई भी लॉ पढ़ेंगे आप जिंदगी में, तो ये जो मैं आज आपको बोलने जा रहा हूं, डीटी, आईडीटी और सी लॉ में आपको मैं जो बोल रहा हूं, ये आने वाला 1 घंटा जो बन जाएगा आपका फाउंडेशन टू रीड व्हाट, दिस 3 लॉ। मैं डायरेक्टली आपको सी लॉ से भी चालू कर सकता हूं कि व्हाट इज सी लॉ, एंड सी लॉ के चैप्टर 1 उठा के आपको चालू भी कर सकता हूं। पर मैं समझता हूं जब भी लॉ पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड रूल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ। एक्ट आता कैसे है, रूलिंग पार्टी में और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है, या रूलिंग पार्टी में और पार्लियामेंट में फर्क क्या होता है। ये सारी चीजों का जब तक डिफरेंस आपको पता नहीं होगा, तो जब भी मैं लॉ पढ़ाऊंगा
आपको समझ तो आएगा, पर कुछ कुछ चीजें इतनी अंदर तक गहराई में आपको दर्द होगी, आपको ये लगेगा यार ये ऐसे क्यों होता है। अगर मैं आपको ये समझा दूंगा ना, इसके बाद में ये तीनों भी लॉ पढ़ते समय जब भी ऐसे शब्द आएंगे रूल्स, जब भी इस शब्द आएगा सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी, पार्लियामेंट, ऐसे शब्दों को देखकर आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि आपको लगेगा अच्छा ये मुझे पता है वो क्या बोल रहा है। अगर मैं डायरेक्टली आपको चालू कर दूंगा कि भाई यही है, ये कंपनी लॉ है और चालू करते हैं, तो आपको उस समय सुनते समय अच्छा लगेगा, पर जिंदगी भर तक यही समझेगा इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो इसलिए मैं चाहता हूं वी नीड टू क्रिएट, वी नीड टू बिल्ड क्या पहले फाउंडेशन। अगर ये 1 घंटा आपको समझता है जो मैं कहूंगा, ये चर्चा होगी, और इस चर्चा से आपका कोई भी लॉ पढ़े, ये 300 मार्क का लॉ है आपको। और भी कुछ है कि लॉ आपको? इसके अलावा कुछ लॉ है क्या आपको? इतना ही लॉ है ना? डीटी है, आईडीटी और सी लॉ है। तो अब बताएंगे ये जो मैं पूछूंगा आपका जवाब देना अच्छे से, ध्यान से बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? मैंने क्या पूछा? हम एक्ट पढ़ रहे हैं लॉ, तो जवाब है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉ। फिर सवाल उठता है सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉस। अब इस सीए फाइनल के सिलेबस में जब भी मैं पढ़ता हूं तो मैं सिर्फ एक्ट को नहीं पढ़ता हूं, मैं एक्ट तो पढ़ता हूं, साथ में मैं रूल्स भी पढ़ता हूं और साथ में मैं केस लॉ भी पढ़ता हूं। अगर मैं सिर्फ एक्ट पढ़ लूंगा तो मुझे एक्ट समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्ट वो होता है जो बेयर एक्ट में लिखा होता है। ध्यान से सुनना, एक चीज है मैं बताऊंगा आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं। सीए फाइनल के सिलेबस में आपको बार बार जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको सिर्फ एक्ट नहीं पता जाएगा। ये पूरी किताब जो आप पढ़ रहे हो उसमें एक्ट के भी एक्ट, पहली बात तो क्या एक्ट मतलब क्या होता है सर? एक्ट मतलब क्या होता है? एक्ट मतलब सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉज, सब क्लॉज, इनको सबको मिला के कहते हैं एक्ट। दोस्तों एक्ट होता है जिसमें सेक्शन भी होते हैं, सब सेक्शन भी होते हैं, क्लॉज भी होते हैं, सब क्लॉज। बस सिर्फ इन चारों को पढ़कर कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमारे बुक में लिखा है सिर्फ एक्ट ही नहीं, हमारे बुक में रूल्स भी लिखे, हमारे बुक में केस लॉ भी लिखे हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किसके ऊपर पूछते हैं? तीनों के ऊपर। एबल टू अंडरस्टैंड? और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? लॉ। अब आगे सुनना। अब सवाल उठता है सर एक्ट और रूल्स का कोई डिफरेंस तो बताओ, मतलब है क्या? मतलब रूल्स मतलब क्या? जैसे एग्जांपल आज मैं आपको डिविडेंड चैप्टर से शुरुआत करवाऊंगा। उसमें लिखा होता है कंपनीज को जब भी डिविडेंड देना होता है तो कंपनी इस साल के प्रॉफिट से भी दे सकता है। एक, अगर उसके पास में इस साल का प्रॉफिट नहीं हो वो पिछले साल के रिजर्व में से भी पैसा निकाल सकता है। सवाल उठता है तो क्या हुआ? ये तो एक्ट में लिखा है, ये तो सेक्शन में लिखा हुआ है कि इस साल का प्रॉफिट भी चलेगा, और इस साल प्रॉफिट कमाई नहीं हुई तो आप पिछले साल की जमा पूंजी मतलब रिजर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है रूल्स के अंदर, जब भी आप रिजर्व का इस्तेमाल करोगे आपने 4 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। एक्ट ने क्या कहा? पिछले साल के रिजर्व में सब दे सकते हो, एक्ट। पर रूल्स कहता नहीं, आप पुराने रिजर्व में से पैसा दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिविडेंड दे सकते हो, कोई बात नहीं, पर यह करते समय आपने, रूल कहता है 4 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। एक्ट ने क्या बोला? दे सकते हो, कुछ भी बोलो, एक्ट चुपचाप ओवर। रूल कहता नहीं नहीं रुकिए, बात यहां तक खत्म नहीं होगी। पुराने, एक तो पहली बात तो आपने इस साल प्रॉफिट नहीं तो आपने डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए था, फिर भी आपको इतनी मस्ती है, आपको देना ही है, दे सकते हो, पर प्रोवाइडेड यू आर सपोज टू फॉलो क्या? यू आर फॉलोइंग दिस 4 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, एक, पिछले 3 सालों का जो एवरेज डिविडेंड था उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा प्रॉफिट था उसका जो एवरेज डिविडेंड था, मतलब हर साल आप 12% से दे रहे हो, तो अभी लॉस है तो फिर तो पहली बात तो लॉस में देना ही नहीं चाहिए, और दे रहे हो तो फिर कम से कम 12% से तो ज्यादा देना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप डिविडेंड दे रहे हो तो जो कैरी फॉरवर्ड आपके लॉसेस होंगे या इस साल का लॉस होगा
उस जमा पूंजी और उस रिजर्व में से पहले माइनस करो, उसके बाद ही डिविडेंड डिक्लेयर करो। ऐसा किसने कहा? रूल्स ने कहा। तीसरी बात, जब आप पुराने रिजर्व में से पैसे दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो मतलब, तो आपने 10%, क्या बोल रहा हूं मैं सर, हमको याद करना है कि आप जो बोल रहे हैं अभी नहीं, जब मैं डिविडेंड का चैप्टर आएगा तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सर अभी क्यों बकवास कर रहे हो? अभी बकवास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है कि एक्ट है तो रूल्स क्यों हैं। अगर मैं सिर्फ एक्ट में पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैं कंपनी चला नहीं सकता, एक्ट में दे सकते हो तो कितना भी दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं है। आपको वही करना है, इसलिए रूल्स आर सपोज टू बी रेड along with that. Act is incomplete without reading rules. समझ में आ रहा है? अब इसमें एक रूल है और, डिविडेंड जब दोगे 10% ऑफ FR प्लस पेड अप शेयर कैपिटल, इससे ज्यादा का आपका डिविडेंड नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये FR आपका फ्री रिजर्व इतना है और पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, तो ये कितने अमाउंट होंगे? 1600 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय कितना? 10%, मतलब जो भी देना है 160 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं नहीं बोला, ये एक्ट ने नहीं बोला, ये कहां लिखा हुआ है? इसलिए जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को एडवाइस करेगा, उसको कंपनीज एक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, एंड अलोंग विद दैट ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ, बोलो जल्दी से। सर एक बात समझ में आ गया, आपने एक्ट और रूल्स को काफी अच्छे से समझा है। एक बात बताइए, ये एक्ट है और ये रूल्स है, एक्ट कौन बनाता है, रूल्स कौन बनाता है? चलो ये बात भी आज समझ लेते हैं, एक्ट आता कैसे है, एक्ट पैदा कैसे होता है। आप कोई जवाब देंगे इसके बारे में? चलो एक अभी जीएसटी आ रहा है या नया कंपनीज भी एक्ट आया होगा 2013 में, तो आता कैसे है? सबसे पहली बात क्या होती है आज समझ लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एमसीए क्या करता है मालूम क्या? बिल लाता है, बिल क्या लाता है? बिल। अभी तक वो सिर्फ बिल है, वो एक्ट नहीं है, एक ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट, जिसमें लिखा होता है कि हम एमसीए के लोग, कंपनीज एक्ट का एरिया बोल तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आता, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं इस समय। आई एम टॉकिंग रिलेटेड टू व्हाट? कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट कैसे आता है? सीजी वाले जो एमसी वाले जो लोग हैं वो बिल लाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, मतलब जेटली जैसे लोग, जेटली जो एमसी के जो हेड है, तो इसका प्रस्ताव रखेंगे, भाई हमें लगता है कि ये बिल होना चाहिए, उसके बाद में क्या मोहर लग जाएगी? नहीं, ये बिल जाएगा कहां पे? अभी तक एक्ट नहीं बना है, इससे बिल है, ये जाएगा दो लोगों के पास, कहां पे जाएगा? आप बताओ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किसने हाँ बोलना चाहिए? मोदी जी ने हाँ बोलना चाहिए, मतलब मोदी जी ने हाँ बोल दिया तो एक्ट हो गया। पार्लियामेंट में मोदी में क्या फर्क है? दोनों तो सेम ही है। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में फर्क है, बोलो बोलो, आपसे सवाल है मेरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट? सर ऐसे सवाल एक पहले दिन पूछना है क्या? अभी हम आए संभले भी नहीं, आपने चालू कर दिया बॉम्बार्डिंग। आज सिर्फ पढ़ाओ, सवाल मत पूछो, है ना बेटा? पर मैं ऐसा नहीं करूं, मैं पूछूंगा, मैं बजाने की पूरे मूड में हूं। पहले जवाब दीजिए मुझे, आप मुझे बता पार्लियामेंट और सीजी में क्या फर्क है? सर सीजी वो होता है जो रूलिंग पार्टी है, भाजपा, मोदी जी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो रूलिंग है, जो चुनाव जीतकर आई हुई है। और जब मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं मित्रों, तो तब लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है। भाई और बहनों, लोकसभा में भी वो पास होना चाहिए, राज्यसभा में, अभी आप जीएसटी में इन दिनों में सुनते होंगे, लोकसभा ने हां कह दिया, राज्यसभा ने भी हां कह दिया, तो ये जो बिल है उसको लोकसभा ने भी हां कहना चाहिए और राज्यसभा ने भी हां कहना चाहिए। सर लोकसभा में कौन लोग बैठे होते हैं? बोलेंगे आप? लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ भाजपा के लोग बैठे या अपोजिशन पार्टी के भी लोग बैठे? मतलब सर लोकसभा में तो हमने राहुल गांधी को भी देखा है, लोकसभा में तो हमने उन सारे लोगों को भी देखा है, वो समता पार्टी, समाजवादी पार्टी, दुनिया में और बहुत पार्टी है, तमिलनाडु की पार्टी है, यहां पे भी जो खासदार, मतलब जिसको हम एमपी कहते हैं, बोलो जल्दी से, क्या उन लोगों को भी रखा जाता है? अरे लोकसभा में जब जाते वो लोग बैठे नहीं तो हौले से चिल्लाते हैं। आप मुझे बताओ वहां पे सिर्फ बीजेपी के लोग बैठे क्या दूसरे भी बैठे? मतलब मनमोहन भी वही बैठे होंगे। अरे मनमोहन जी को अभी नहीं क्या उसने ज्ञान दिया था मोदी जी को,
लोकसभा में ज्ञान दिया था। तो आप बताओ इसमें एक रूलिंग पार्टी है या बाहर के लोग भी है? जब भी बिल आता है, इसलिए बोलो जल्दी से, उसके ऊपर किसकी मोहर होना चाहिए? लोकसभा के मेजोरिटी की एज वेल एज व्हाट? पर लोकसभा में तो बीजेपी को मेजोरिटी मिलता ही है, बिकॉज उनके लोग तो हैं ही। मोदी जी ने बोल दिया हाँ तो हाँ, क्योंकि उनके ज्यादा लोग हैं ना वहां पे। और राज्यसभा में रूलिंग, ये राज्यसभा का जो चुनाव है वो अलग तरीके से होता है। मतलब सबसे बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज बीजेपी के लिए क्या होता है? क्योंकि राज्यसभा में सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं है ना, राज्यसभा में कैसा, वो उसका चुनाव आपने पढ़ा होगा कभी, तो वो अलग ढंग से चुनाव होता है। बट एनीवेज हमें उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना। बिल जो है वो एक्ट तब बनेगा, बोलो जल्दी से, जब लोकसभा और राज्यसभा हाँ कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इनके दोनों ने हाँ कहने के बाद भी अभी भी वो एक्ट नहीं है, बिकॉज अभी तो उनकी परमिशन भी बाकी, जिसका नाम है भारत के। अभी कौन है? ये प्रणव साहब ने अगर हां कह दिया तो जब बिल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एमसीए ने एक बिल बनाया, बिल के ऊपर मोहर लगी लोकसभा में, राज्यसभा ने, प्रेसिडेंट ने हां कह दिया, प्रणब मुखर्जी ने हां कह दिया, अब ये जो बिल है वो बनेगा एक्ट। दिस इज हाउ एक्ट गेट्स इंट्रोड्यूस्ड। और मुझे लगता है जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ क्या होना बाकी है? हो गया क्या? एक्ट बन गया कि जीएसटी हो गया ना? मोहर तो लग गई सब जगह से। ए गाइस कम ऑन। तो इसका मतलब यह होता है, बोलो क्या होता है? पहले बिल होता है, फिर राज्यसभा होता है, फिर लोकसभा होता है, फिर भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वो एक्ट बनता है। समझ में? इसके बाद में बिल बोला तो बिल समझना चाहिए, एक्ट बोला तो एक्ट समझना चाहिए। पर ये एक्ट में क्या होता है? बेयर एक्ट। मैं आपको बेयर एक्ट दिखा देता हूं, तो आपको ये भी समझ जाएंगे ये बेयर एक्ट होता क्या है। इसमें सेक्शंस होते हैं, इसमें सब सेक्शंस होते हैं। ये देख लीजिए, मैं आज आपको बेयर एक्ट दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए, ये है बेयर एक्ट भारत का। सर ये क्या है? ये बेयर एक्ट है। इसमें क्या लिखे होंगे? सिर्फ एक्ट। एक्ट मतलब इसमें रूल्स नहीं है, इसमें सेक्शंस, सबसेक्शंस, क्लॉज, सब क्लॉज। सर इसमें रूल्स नहीं, रूल्स नहीं है, ये सिर्फ बेयर एक्ट है। इसमें एक्ट के अलावा, सेक्शन सब सेक्शन के अलावा, क्लॉज सब क्लॉजेस के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इसको समझना है तो आपने लिखा था एक्ट में एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आपने ऐसा वर्ड बहुत बार पढ़ा होगा, ये बोलो ना। उस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब क्या? इसको अगर पढ़ना है डिटेल में और इसके संबंधित चीजें जो लिखी होती है, कभी बोले तो लिखा होता ना फाइन इज 1000 और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब वो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड कहां मिलेंगे आप? अभी क्या होता है, और ऐसा लिखता है फाइन इज 1000 और एज मे बी प्रिस्क्राइब विच इज हायर। ऐसा क्यों डाला? क्योंकि हो सकता है रूल्स में वो इस फाइन को बढ़ा के भी दे। तुम्हारा रूल्स में लिखा 2000, तो फिर क्या होगा? अगर आपको सिर्फ एक्ट पढ़ा और रूल्स में मालूम चला 2000 भी है, तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे? 500 और 2000 विच इज हायर। तो इसलिए व्हेनेवर यू रीड एक्ट यू शुड रीड, बोलो जल्दी से। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जिंदगी का असेट पढ़ रहे हैं। अगर ये समझ में आया तो जिंदगी में हम लोग किसको भी ज्ञान दे सकते हैं ना। आजकल से कि तुम लोग क्या अपना प्रैक्टिस जमा के बैठे हो, आपका आर्टिकल पूछेंगे सर क्या फर्क रहता है, तो आपको भी शर्म आएगी, चलो मुझे खुद को मालूम नहीं। यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल दिस। अगर ये नॉलेज नहीं तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़े? ये तो फाउंडेशन है भाई, ये तो बिल्डिंग बन जाए। ये अगर आज समझ गया ना, ठोक देंगे अपन पूरा लॉ, मजा करेंगे। ऐसा लॉ समझेंगे, ऐसा बोलेंगे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो गया आपका। पर पहले ये समझ के लो, आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन। अब मैं एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, एक सवाल पूछता हूं आपसे। ये एक्ट है, एक सवाल मुझे पूछना है, एक सवाल मुझे पूछना है। कहते हैं 1956 और 2013 के एक्ट में, आपको पता ना ये एक्ट आने से पहले 1956 कंपनीज एक्ट था, जो आपने आईपीसीसी में वही पढ़ा था, और 2013 में अभी मतलब जो अभी फाइनल में आप 2013 का एक्ट पढ़ रहे हो। सवाल उठता है, ऐसा कहते हैं कि इसमें रूल्स बहुत ज्यादा है, इसमें रूल्स बहुत कम थे, और इसमें सेक्शन बहुत ज्यादा थे, इसमें सेक्शन कम है। एक सवाल पूछूंगा, रूल्स को चेंज कौन कर सकता है और सेक्शंस को चेंज कौन कर सकता है? मेरा सवाल है आपसे, रूल्स को चेंज कौन कर सकता है और एक्ट के अंदर के सेक्शंस में अमेंडमेंट कौन ला सकता है? बोलो जल्दी से। सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों में कोई चेंज कर, रूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी बोल रहे हो।
लोकसभा राज्यसभा कब लगेंगे हैं? और रूल्स में चेंज करना तो तभी भी पार्लियामेंट। बोलो बोलो बेटा, आपको जवाब देंगे क्या? समझा नहीं, कैबिनेट मतलब क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे को जवाब नहीं मिल रहा है दोस्तों। मैं आपको जो अब बात बताऊंगा वो बात बताने के बाद में आप समझ जाओगे नए कंपनीज एक्ट में रूल्स क्यों ज्यादा है और सेक्शन क्यों कम है, इसके पीछे क्या राज है। जानने के लिए देखते रहे आज तक पर विशेष कार्यक्रम कंपनीज एक्ट। दोस्तों रूल्स को चेंज करने के लिए सीजी लगता है, मतलब सिर्फ मोदी के लोग चाहिए, दैट्स ऑल। बीजेपी के लोगों ने हां बोल दिया ये रूल्स चेंज तो हो जाएगा, आपको सेशन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भाई और बहना, एक्ट में चेंज करना है तो आपको लोग, आपको राज्य दोनों के लिए वे इंतजार पे इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये सेशन में नहीं आएंगे। और ये हां नहीं कहते, वो पहली बात तो सेशन आता नहीं जल्दी से, और सेशन आ भी है तो यहां पे इतनी नौटंकी, यहां पे काम ज्यादा काम कम, और ये लोग नौटंकी ज्यादा करते हैं। तो ये सेक्शन बनने में और अमेंडमेंट होने में बड़ी दिक्कतें आती थी 1956 में। तो कहने लगे अब एक काम करो, हर चीज के लिए एक्ट नहीं, हर चीज के लिए लोकसभा राज्यसभा नहीं, बहुत सारी चीजें जो रूल्स में घुसेड़ दी ताकि बार बार लोकसभा राज्यसभा को पूछने की जरूरत नहीं। मोदी जी को विचार आया चेंज करना है, चेंज हो गया, दैट्स ऑल। तो किसको आसान कर चेंज करना और किसको डिफिकल्ट है? तो इसलिए नए कंपनीज एक्ट में क्या होगा, ज्यादा लॉ को फ्लेक्सिबल कब बनाते हैं? अगर आपको दिख रहा है कि भारत में ये लॉ कुछ काम का नहीं है, बदलो ये रूल्स, तो रूल्स बदल पाएंगे ना। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी जो चीजें इनको लगती है फ्यूचर में बार बार बदलना पड़ेंगी, बोलो जल्दी से, इसको उन्होंने रूल्स में रख दी ताकि सेशन आए ना आए ये लोग आसानी से रूल्स को चेंज कर पाए। तो रूल्स को कौन चेंज करेगा? रूलिंग पार्टी अर्थात बीजेपी। और एक्ट को कौन चेंज करेगा? इसीलिए एक्ट को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? ए गाइस कम ऑन, ये सारी चीजें हमारी क्या बन रही है? ये बेसिक रिक्वायरमेंट बन रही है। चलो मैं आपसे एक लगे हाथ सवाल पूछ ही लेता। आपने पहले कहा कि लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स, ये केस लॉ क्यों भाई? केस लॉ क्या होता है? आपने जवाब दो मुझे, आपने केस लॉ के बारे में कभी सुना है? दुनिया में तीन चीजें होती है। एक लॉ मेकर होता है जो लॉ बनाता है, एक वो लोग होते हैं जो लॉ को एग्जीक्यूट कराते हैं, और तीसरे लोग होते हैं जो लॉ को इंटरप्रीट करने वाले जुडिशियल बॉडी होते हैं। मतलब इंडिया के अंदर जब भी लॉ बनता है और इंप्लीमेंट होता है तो ये तीन लोगों की जरूरत होती है। बताओ भारत में लॉ कौन बना रहा है? अरे बोलो ना, अभी तो बोलो ना आपने, एक्ट कौन बना रहा है? मतलब अरे एक्ट मतलब एक तो पार्लियामेंट के लोग होंगे, या रूल्स को चेंज करना है तो ये वो लोग लॉ मेकर है, बराबर है? लॉ मेकर लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर। पहली बात तो इसको पार्लियामेंट लिखते हैं, मतलब एक्ट के बारे में लिखते हैं, और भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। भाई लोकसभा राज्यसभा के लोगों ने इस बिल को पास कर लिया, एक्ट बना दी। पर कभी कभी लॉ तो बन जाता है, पर लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा ये सवाल होता है। कौन करेगा इंप्लीमेंट उसको? अभी कंपनीज एक्ट आ गया तो क्या करेंगे? जीएसटी आ गया तो क्या करेंगे? कौन लगाएगा उसको जीएसटी? इंप्लीमेंट कौन करेगा? कैसे लोगों तक बातें पहुंचेंगी? कैसे लोगों को मालूम चलेगा? कंपनीज एक्ट आ गया, लोकसभा राज्यसभा में आ गया, बाकी पब्लिक को मालूम ही नहीं। लोग बोले हमको मालूम ही नहीं क्या है ये। Unless and until it is what? It is shown to the public, it will not be implemented. So there should be some executives also who will take the responsibility of the execution of law. तो आप मुझे बताओ, ये पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूट कौन करेगा? इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? एमसीए? और कोई कुछ? एमसीए? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कंपनीज एक्ट को बनाते ये लोग हैं और इंप्लीमेंट इनके द्वारा किया जाता है। एक्चुअली इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सीजी की होती है। भारत सरकार जो रूलिंग पार्टी है, विरोधी पार्टी के लोग तो वैसे भी आएंगे, उनको चलता तो कुछ है नहीं। मतलब जब लॉ बनता है तो लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम सीजी का होता है। फिर सवाल उठता है ये लोग कौन आ गए?
अरे सीजी आएगा मतलब क्या, मोदी जी जाके लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे? मोदी जी बोलेंगे भाई पागल हो गए क्या, इस तरह का मैं करूंगा? एक काम करेंगे, हर एक चीजों के लिए, हर एक एरिया के लिए हम अलग अलग बॉडी की स्थापना करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट होगा। आज के बाद में इस लॉ का इंप्लीमेंटेशन सीजी करेगा, मतलब सीजी के बिहाफ में एमसीए करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसकी अभी के हेड है जेटली साहब। तो जेटली साहब और उसकी टीम है जो इस लॉ को इंप्लीमेंट करवाएंगे। भारत में 7 एमसीए है, आरडीज बोलते हैं उसको, एमसीए की मतलब, पर उनके काम संभालने के लिए 7 आरडीज होते हैं। अब बोलेंगे सर ये सब क्या है? अब ट्राई टू, एमसीए एक बॉडी है, राइट? तो उस बॉडी को चलाने के लिए उनको बहुत सारे आरओसी की जरूरत पड़ती है। हमारी कंपनी में बोलते हैं आपने रिजोल्यूशन पास किया या डायरेक्टर को अपॉइंट किया, डायरेक्टर को निकाल दिया, तो आपने उसको आरओसी में सबमिट करना चाहिए। अरे आपने रिजोल्यूशन पास किया है, कुछ भी किया, बोलते ना इट शुड बी सबमिटेड टू द आरओसी। अब एक्चुअली हर कोई काम एमसीए से नहीं हो सकता। जो रेगुलर बेसिस पे छोटा छोटा काम होता है वो आरओसी पे होता है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, आरओसी मम्मी जैसा है, पर जब कोई बड़ा डिसीजन होता है ना तो पापा की परमिशन लगती है। अब जैसे आपको गाड़ी लेना है तो मम्मी को आप बोला मम्मी गाड़ी, मम्मी क्या बोलेगी? ले ले। क्या आपके घर का बताओ, मम्मी हाँ बोल दी, ले ले बेटा जा ये ले। मम्मी बोलेगी रुक ये प्रस्ताव में पापा के सामने रखते हो, देखते पापा क्या बोलते हैं, बराबर है? पर जो अभी मम्मी खाना खाना है, मम्मी 10 रुपए चाहिए, मम्मी 50 चाहिए, आज मैं मूवी जा सकती हूँ क्या, जा सकता हूँ, ये काम मम्मी लेवल पे हैंडल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का काम नहीं है। इसलिए हर छोटी छोटी बातें, एक रिजोल्यूशन पास करना है, ये सबमिट करना है, ये कंपनी चालू करना है, मतलब जो छोटे छोटे काम होते हैं, समझ में आ रहा है? ये सारे काम आरओसी पे हो जाते हैं। पर जब कभी कोई काम होता है, समझ में आ रहा है, जब कोई काम होता है जो बड़े लेवल का होता है, ये आरओसी के पास जाता है, और आरओसी से कहां पे जाता है? एमसी में जाता है। तो कोई बात नहीं, हमारे नजर में ये दोनों एक ही है, पर आपको बोलेंगे आरओसी क्या और एमसी क्या, तो मैं दोनों का डिफरेंस आपको समझाने में लगा था कि दोनों भी काम सीजी के लिए कर रहे हैं। मैं आपको समझाने, दोनों भी काम एमसीए के वेबसाइट पे होता है भाई सब, पर क्या होता है उसमें काम रूट किए जाते हैं। कुछ काम आरओसी पे होता है, कुछ काम डायरेक्टर लेवल पे होता है आगे। तो भारत में कितने आरओसी हैं? नहीं आरओसी एक नहीं, हर स्टेट में एक है। कितने? सिवाय 2 स्टेट के, तमिलनाडु में 2 है और महाराष्ट्र में 2 है, जिसमें एक पुणे में है और एक मुंबई में। समझ में आ रहा है? तो पुणे में भी आरओसी है, पुणे में भी आरओसी है, एक मुंबई में है। सर हर स्टेट में क्यों? अब हर स्टेट में न जाने कितनी कंपनियां हैं, सारा काम एमसीए का मतलब जो डायरेक्टर लेवल पे थोड़ी ना होगा। तो क्या करते हैं अपने अपने स्टेट में, जैसे औरंगाबाद में किसको कंपनी फॉर्म करना है, या लातूर में करना है, सांगली में करना है, इन लोग को पुणे या मुंबई आके अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेंगे। अरे बोलो ना, अब जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तब आरओ बोलेंगे एक ही आरओसी दिल्ली में, तो लोग की कंपनी फॉर्मेशन रुक जाएंगे ना, आप कहा हर बार थोड़ी ना दिल्ली जाएंगे। तो इन्होंने अपने कन्वीनियंस के लिए इस लॉ में लिखा था, जब भी आप नई कंपनी लाते हो तो उसको क्या करना चाहिए? आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। अरे गवर्नमेंट बोलते किसको करेंगे? मोदी जी के ऑफिस में थोड़ी नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट तो बोले एक काम करो, गवर्नमेंट को इतना प्रेशर, मतलब गवर्नमेंट ने अपना काम एक अलग डिवीजन को सौंप दिया, भाई आज के में कंपनी से कुछ भी हुआ तो ये लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एबल टू अंडरस्टैंड? इसमें कोई शक सवाल है? मतलब लॉ बनता है यहां पे, लॉ इंप्लीमेंट यहां पे होता है। कोई सवाल उठता है जुडिशियल लॉ क्यों चाहिए? लॉ मेकर ने लॉ बनाया, हाँ, और इनको बोला फॉलो करो। अब यही लॉ आम आदमी भी पढ़ता है। लॉ को 2 लोग पढ़ते हैं, एक एमसी आरओसी के लोग पढ़ते हैं और आम आदमी पढ़ता है। वापस से बोलता, लॉ तो इन्होंने बना दिया ना, पर ये लोग जो है ना उसको अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। और ये आम आदमी बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप लॉ पढ़ के देखिए, ये तो ऐसा कहां लिखा है। जैसे वोडाफोन का केस हुआ था,
11,000 करोड़ का मामला है। कितने करोड़ का? 11,000 करोड़ का मामला है। लॉ है, पर लॉ को भारत सरकार अलग ढंग से पढ़ रहा था, रूलिंग पार्टी, और वोडाफोन उसको अलग तरीके से पढ़ रहा था। और एक ओपिनियन के डिफरेंस पे या एक शब्द के डिफरेंस पे एक तो यह होगा 11,000 करोड़ देना पड़ेंगे या तो माफ हो जाएंगे। अब लॉ में करो तो लॉ बना के छोड़ दिया। अब गवर्नमेंट बोलती 11,000 करोड़ दो, वोडाफोन बोलते दूंगा ही नहीं मैं। ऐसा क्या लिखा है? अरे बोल रहा 11,000 नहीं भाई, 11,000 करोड़ की बात है। वो सवाल उठता है ये पैसा दे कि नहीं दे, क्या होगा क्या इसका? इसलिए दुनिया में जुडिशियल आता है, बोलते तुम दोनों झगड़े मत करो, इधर आओ। क्या लिखा है लॉ में? ये सब लिखा है। इधर से वोडाफोन बैठा है, इधर से एमसीए आरओसी के लोग बैठे। समझ में आ रहा है? सर ये जुडिशियल मतलब कौन? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी। पहले ये सीएलबी हुआ करता था, अब ये बंद हो गया, अब ये आ गए दोनों। आपने आईपीसी में सीएलबी पढ़ा हो। अब वो एनसीएलटी और एनसीएलटी है, एनसीएलएटी। एटी मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहां से अगर आप खुश नहीं होते यहां जाना पड़ेगा। अब बताओ एनसीएलटी क्या समझेगा? ए वोडाफोन चुप बैठ, हट, तुम को रहे, तुम बैठ रहे, काय के ऊपर चालू है? ये लॉ लिखा है, बोलेगा तो तुम दोनों झगड़ा मत करो। अब मैं समझाऊंगा लॉ क्या है। वही होगा जो आप वो एनसीएलटी जो बोलेगा, फिर एक तो भरना पड़ेंगे, नहीं तो नहीं भरना पड़ेंगे, वो एनसीएलटी डिसाइड करेंगे। इस तरह से लॉ को रन करवाने के लिए तीन चीजें होती। एक तो लॉ मेकर लॉ बनाता है, आम आदमी उसको अलग इंटरप्रेट करता है, गवर्नमेंट उसको अलग समझती है। फिर बाद में क्या होगा? जुडिशियल पार्टीज जो होती है एनसीएलटी एनसीएलटी, वो डिसाइड करेंगे। बोलो क्या डिसाइड करेंगे? कि क्या सच कौन है, ये लोग सच है या ये लोग सच है। कोई भी लॉ का। सर यहां पे इस लॉ की बात करें, अरे चाहे वो ये लॉ हो, चाहे दुनिया का डीटी हो या आई, कोई भी लॉ लो, तीन लोग जब तक नहीं है तब तक काम हो ही नहीं सकता। लॉ कैसे? अगर सिर्फ लॉ मेकर से, तो एग्जीक्यूट कौन करेगा? और एग्जीक्यूटर भी है, बोलो जल्दी से। तो ये जुडिशियल पार्टी से होना जरूरी है। फिर आप बोलेंगे हाई कोर्ट, वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाई कोर्ट के ऊपर का बर्डन बहुत बढ़ रहा था भाई और बहनों। जब हाई कोर्ट ही था सिर्फ, और जब सीएलबी एनसीएलटी नहीं था, तो सारी केसेस हाई कोर्ट में और रूटीन कोर्ट से जाएंगी, अपने रेगुलर कोर्ट, सेशन कोर्ट से जाएंगी। तो इनके ऊपर दूसरे केसेस बहुत चालू है। तो इसीलिए उनका बोझ कम करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट लाया गया, सीएलबी। समझ में आ रहा है? और फिर अब सीएलबी का एडवांस वर्जन आया, एनसीएलटी। पहले क्या था? जब एनसीएलटी नहीं था तो तब सीएलबी था, एक हाई कोर्ट था, दो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल नाम की भी चीज थी, और एक आईबीएफआर था। मतलब कंपनीज एक्ट में कुछ भी गलत हुआ तो चार अलग अलग कोर्ट थे। वो डिसाइड करना पड़ता था कि चारों भी कंपनीज एक्ट के लिए है, चारों भी। फिर आप बोलेंगे चारों नौटंकी खत्म करिए, अब सबका मालिक एक एनसीएलटी आएगा। कुछ भी हुआ, कुछ भी कंपनीज एक्ट में हुआ तो लड़ना जाके एनसीएलटी पे ही। अब बताओ हाईकोर्ट का बर्डन क्यों कम किया? हाईकोर्ट बोल रहा है तुम पागल हो गए, अरे मेरे जिंदगी में ऑलरेडी इतने काम है, जो केसेस भारत में 3.5 कितने पढ़ा था मैंने, 3.5 लाख या 3.5 करोड़ केसेस भारत में बाकी है, वो केसेस खत्म नहीं हो रही। इतने कोर्ट में केसेस भारत में पड़े, लोगों का विश्वास जो है। अब बताओ कंपनीज एक्ट में हुआ क्या, मैं आपको समझा तो बहुत भारी बात हुई। 2013 का जो एक्ट है ना, इसमें फाइन और पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सीवियर लेवल। कुछ भी गलत किया ना, इतना फाइन है और इतना पनिशमेंट है, लोगों को डर के मारे वो काम करेंगे नहीं, ऐसा मतलब हेवी पनिशमेंट, हेवी फाइन्स है। पर आप मुझे बताओ इसका फायदा क्या है? मान लो ये एक आदमी है, सत्यम कंपनी है, जिन्होंने गलत काम किया, और ये इसकी केस चल रही है हाई कोर्ट में, और 25 साल बाद इसका रिजल्ट आया। तो कांड तो कर दिया आदमी ने, अभी जब मरते दम तक आखिरी सांस है, जब उसका रिजल्ट आएगा तुम्हें जेल में जाना है, वो वैसे ही ऊपर जाने वाला है। तो आपके बार अगर उसका फैसला आ भी गया तो आपके जेल के लिए रुकेगा क्या? वो उसको तो बहुत ऊपर जाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोगों का भरोसा जो है वो कानून से उठ रहा था कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, तुमने लॉ बहुत बना दी रे, तुमको 50 करोड़ की पेनल्टी ठोक देंगे, ठोक दो। फिर कौन डिसाइड करने वाला है? वो बोलेंगे नहीं भरूंगा मैं। फिर अब कहां जाना पड़ेगा? वो बोलेंगे ठोक दो, बोलेंगे नहीं दूंगा मैंने कहा गलत काम किया, चलो कोर्ट में। अब कोर्ट में कोर्ट पे चल रही तारीख पे तारीख, और 25 साल के रिजल्ट में आएगा, फिर क्या होगा? 25 साल में तो आदमी बहुत ऊपर चला गया।
तो ऐसे इसमें फाइन और पेनल्टी आके भी और इसीलिए कंपनीज एक्ट को और ताकतवर बनाने के लिए भाई और बहनों एनसीएलटी का निर्माण हुआ, जिसमें कहा गया स्पेशली फास्ट ट्रैक कोर्ट चढ़ेंगे। उसमें और एक नया एक स्पेशल कोर्ट्स आपको आएगा, वो भी चैप्टर स्पेशल कोर्ट नाम का एक चैप्टर है। स्पेशल कोर्ट और एनसीएलटी को लाके भारत में स्पीडी ट्रायल निर्माण किया। स्पीडी ट्रायल समझता है? जैसे केस आएंगी, स्पेशल कोर्ट को तो बोला 3 महीनों में खत्म कर दो। 3 ही महीने में, अभी आया ना 3 महीने में रफा दफा खत्म, ताकि जो लोग गलत गुनाह करने जाने वाले हैं उनको भी डर लगे कि इतनी फाइन उसको लग गया, मैं नहीं करना चाहिए। वरना इस कानून से विश्वास उठ रहा था। इसलिए हमें 2 चैप्टर पढ़ना है, एक एनसीएलटी और एक स्पेशल कोर्ट, जो कौन से कैटेगरी में फॉलो करते हैं, जो जुडिशियल वाले कैटेगरी में फॉलो करते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये सारी बातें हैं। चलो एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, लगे हाथ। आपको मेरा सवाल है कि जो कंपनी चलाता कौन है? सर कंपनी चलाते डायरेक्टर्स। हाँ, कंपनी के मालिक कौन है? शेयर मालिक कौन है? मालिक ये है मालिक, ओनर्स। कंपनी किसके बाप की? इनके बाप की। चलाता कौन? ये नौकर है, क्वालिफाइड नौकर, स्टैंडर्ड नौकर है, तो नौकर ही ना। अरे भाई कंपनी इनकी है, दे आर द शेयर होल्डर्स, और ये लोग चलाते। अब मुझे बताओ नया कंपनीज एक्ट आने की वजह क्या होगी? भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब हमें लगता था हमें लूटने वाले सिर्फ बाहर के लोग हो सकते। कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा हमारी ही बजाने वाला, हमारे ही घर का वो आदमी, नमक हराम कमीना कुत्ता, अपनी ही थाली में छेद करने वाला ये आदमी हो सकता है। कंपनी हमारी, इसको हमने क्या नौकर बना दिया? क्या कंपनी चलाने का पावर दे दिया? इसने तो हमारी ही इज्जत लूटी। मतलब यही आदमी पैसे खाने लग गया। अरे बाहर का तो जाने दो, अंग्रेज तो चले गए अपने घर पे, पर इन लोगों ने लूटना चालू कर दिया। तो 1956 के एक्ट के समय पे कभी लगा नहीं था कि इतना गंदा काम ये लोग भी करेंगे। इसलिए 1956 के एक्ट में इतनी सीवियर पनिशमेंट इनके फ्रॉड के लिए थी नहीं, और ना कभी सोचा था ये फ्रॉड करेंगे और इनको पनिशमेंट देंगे। इसलिए जब भारत में डायरेक्टर्स के फ्रॉड बढ़ने लगे, डायरेक्टर्स का फ्रॉड बढ़ने लगा, तो 1991 में सबसे पहली बार कंपनीज एक्ट को चेंज करने का ऐलान हुआ, जिसको भारत के इस झमेले में, कांग्रेस के झमेले में, उसको मान्यता मिली 2013 में। 22 सालों का इतिहास है इस नए कंपनीज एक्ट के पीछे। 22 साल तक ये मामला चलते रहा। जैसे जीएसटी पे कई सालों से चल रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आने ही नहीं दिया उन्होंने। तभी समझ, अगर ये 1991 में ही ये एक्ट आ जाता तो 2008 में जो सत्यम का कांड हुआ था, वो गंदा काम आज हमारे आंखों के सामने नहीं होता। राजू को यह पता था मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट में ऐसे लोगों, ऐसे दरिंदों को सजा देने के लिए सेक्शन पावरफुल थे ही नहीं। इस सत्यम की वजह से 2013 में झटपट इस एक्ट को लाने का ऐलान हुआ। तो पूरा नया कंपनीज एक्ट जो बना है ना, वो सत्यम के आधार पर बना हुआ है, किंगफिशर के आधार पर बना हुआ है, सहारा जैसे वाहियात कंपनी के आधार पर बना हुआ। क्योंकि इन लोगों ने जो लॉ के लूप होल का जो फायदा उठाया है, हम नहीं। देखो, कोई भी कंपनी जब बर्बाद होती है भाई और बहनों, उसमें शेयर होल्डर नहीं जाता है, उसमें मरने वाले लोग स्टेक होल्डर्स कहलाए जाते हैं। सर दोनों तो नाम एक जैसे दिखते हैं, दोनों में भी होल्डर है। इस स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर तो होते ही है, कंपनी के क्रेडिटर भी होते हैं, बैंक्स भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, एम्प्लॉय भी होती है। इतने लोग मरते हैं। सर सत्यम जब बर्बाद हो जाता है या किंगफिशर जब बर्बाद हो जाता है, तो बर्बाद सिर्फ वहां के ओनर नहीं होते। इस किंगफिशर और सत्यम ने जो लोगों से उधारी पे पैसे लिए थे, वो डूब जाते हैं। किंगफिशर के एयर होस्टेस को आज तक सैलरी नहीं मिली है, आज तक मेरे पास आकर रोती है। कौन? हाँ, फिर एम्प्लॉइज। भाई और बहनों, जब एक कंपनी बर्बाद होती है तो सिर्फ शेयर होल्डर ही नहीं,
ये लोग भी बर्बाद हो जाते हैं। बैंक, किंगफिशर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वो मजे ले उठ रहा है वहां पे, कहा जाके, वो लंदन में जाके मजे ले रहा है, और यहां पे बैंक तनहा तनहा रो रही है। एक कंपनी बर्बाद हो जाती है तो शेयर होल्डर नहीं, गवर्नमेंट के टैक्सेस डुबा दिए किंगफिशर ने। इसलिए ऐसा नया लॉ का निर्माण हुआ 2013 में, जिसने अब की बार एक उद्देश्य बनाया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें लिखा अगर इस कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हुई, मां कसम, जिम्मेदार कंपनी नहीं होगी, जिम्मेदार कंपनी के वो सारे इंचार्ज हो गए, वो सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर। पहले तुमको कहते थे कि कंपनी ने गुनाह किया, कंपनी अंदर जाएंगी, अब कर दिया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जिसमें कहने लगे गुनाह कंपनी में हुआ है तो कंपनी अंदर नहीं जाएंगी। अब की बार देखना होगा इस गुनाह के पीछे किसकी साजिश है। समझ में आ रहा है? तो मतलब कंपनी अंदर नहीं जाएगी। अरे कंपनी को कैसे अंदर जाएगी? इसलिए तो ये लोग सारे मस्ती में देते हैं। राजू को लग रहा था मैं बोलूंगा डालो सत्यम को अंदर, सत्यम को क्या डालेंगे अंदर? तू अंदर जाएगा अब की बार। हाँ, इसलिए गुनहगारों, आज के बाद में एमडी बनना नहीं, सीईओ बनना नहीं, और बनना है ना तो याद रख लेना, जब भी कंपनी में कुछ भी लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल हुआ ना, मां कसम इतना अंदर डालेंगे ना, बाहर नहीं आएंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत गंदा, मतलब बराबर है यार, तुम समझ नहीं रहे हो। एक कंपनी बर्बाद हो जाती है, लाखों लोग, अरे आज बैंक उसकी वजह से बैंकरप्ट हो गई। वो देना बैंक कैसा कर रहे हैं, कैसे कैसे बैंक ने उनको लोन देके रखा है, 1000 करोड़ 2000 करोड़। अरे कितना पैसा है ये? इतने पैसे अगर चले गए फिर लोग क्या बोल रहे, जो बाकी दे रहे थे, हाँ किंगफिशर तो दे रहा नहीं, तुमने क्या कर लिया उसका? मैं भी नहीं दूंगा। मतलब जो थोड़े बहुत देने वाले थे ना, उससे लो पहले, वो इतना बड़ा आदमी दे रहा नहीं, हमसे क्या गरीब चले रहे। मतलब जो थोड़ी बहुत जो नियत थी लोगों की देने की, जो लोगों की देने की कामना थी, अर्चना थी, श्रद्धा थी, वो भी नहीं रहे। मतलब सवाल उठ रहा है, ये लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल की वजह से जो नुकसान हो रहा था, 1956 एक्ट ने ऐसे सेक्शन ही नहीं बनाए थे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करें। 2013 ने एकदम लंबे से लिया। तुम करके तो देखो बेटा, अंदर डाल देंगे आपको। इसीलिए तो अब कोई डरता है, इसीलिए तो ऑडिटर की बहुत कमाई है अब, इसलिए सीएस की बहुत कमाई है। किस चीज में? अब तो डायरेक्टर खुद ही बोलता है ऑडिटर को, जाके प्लीज ऑडिट कर ले, चेक करना कंट्रोल है कि नहीं। पहले वो बोलते नहीं था, अब क्यों कंट्रोल करने बोल रहा है? बिकॉज को मालूम है अगर यहां पे कुछ फ्रॉड हुआ तो बाकी लोग तो घर पे सोएंगे, हमको जेल में डालेंगे पहले। तो कौन से आदमी को जेल में जाना अच्छा लगता था? बात अगर तुम एक दिन भी जेल में जा रहे हो तो उससे आपकी जो इमेज लॉस होता है वो इतना है, इररिपेरेबल है। इसलिए नोबडी वुड लाइक टू गो टू द व्हाट? जेल, ऑब्वियसली। तो इसीलिए क्या करता है आजकल हमारे जैसे ऑडिटर का बहुत मार्केट है, सीएस का मार्केट है। क्या बोलते हैं? These people are appointed to make sure whether everything which is written in company law, corporate law is being followed by the company. In case it is not followed, please inform us. We are the director. We will take all the corrective measures. क्योंकि अगर हमारे कंपनी में हमारे होते हुए अगर लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल हुआ तो हमारी बहुत बजाएंगे। समझ में आ रहा है? सत्यम जैसे लोगों को देखकर ये लॉ बनाया हुआ है। देखो ना कितना गंदा काम किया था इस सत्यम ने। ध्यान से देखिए इस आंखों में, इस आदमी की आंखों में कितना खुश है, लोगों को लूटा है। इस आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा आपको। क्या स्टेटमेंट था वो? कि मैंने कितना नुकसान किया, उसका लिखा हुआ खत है। आई वुड लाइक टू, मतलब वो पुलिस स्टेशन में जाके उसने खुद ने बयान दिया था, आई वुड लाइक टू ब्रिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स टू योर नोटिस। जहां पे रामलिंग राजू खुद बोल रहा है कि मैंने कंपनी में क्या क्या किया था, गंदा काम। देखो ना क्या लिख रहा है। The balance sheet arises as of what September 30, 2008. Inflated non-existing cash bank balance 50.40 billion rupees as against क्या क्या लिखा देखो। And accrued interest, मतलब आपने कैश फ्लो ज्यादा बताया, आपने क्या लिखा है 129 सेक्शन में। मैं हमारी बैलेंस शीट को ट्रू एंड फेयर दिखाऊंगा। क्या का ट्रू एंड फेयर है? वो तो बोल रहे हैं। अब बताओ इस आदमी ने गलत काम किया है तो उसको कौन से सेक्शन में लिया जाएगा? सेक्शन नंबर 129 में लिखा था योर बैलेंस शीट शुड शो ट्रू एंड फेयर वैल्यू। अब बताओ, आप बोले सत्यम राजू तूने गलत काम किया। कहां लिखा है ऐसा? कहां लिखा है? कहां लिखा है? वो बोलेंगे आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। उस समय पे एक सीए को पता होना चाहिए, बेटा तू क्या बोल रहा है 129 में
ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए तो हमें कानून पता होना चाहिए। गलत ऐसे वो गलत बोलने से थोड़ी ना गलत होगा। लॉ में कहां लिखा है, दैट ऑल्सो यू शुड नो। लिखा है। इतना इंटरेस्ट ने ज्यादा बताया था। अंडर स्टेटेड लाइबिलिटी क्या था, ओवर स्टेटेड डेटर्स, आपको पता होगा ना उसने क्या फ्रॉड किया था। उसने क्या किया था, वो एक्सेस में वो सेल्स इन्फ्लेट करता था। क्यों? सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा, ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो हमारे कंपनी के शेयर्स का भाव बढ़ेगा, जो एक्चुअल में था ही नहीं। उसके खुद के पास भी शेयर्स थे। वो चाहता था कि भले ही कंपनी 2008 में, देखो क्या हुआ, रिसेशन आया बहुत बड़ा। इस कंपनी के सारा जो काम था मेनली यूएसए बेस्ड था, और यूएसए में रिसेशन आने की वजह से इस कंपनी का धंधा होने लगा कम। राजू को लगा अगर धंधा कम हुआ तो हमारा सेल कम होगा, सेल कम होगा, डिविडेंड कम जाएगा, और आम जनता की नजर में हम लोग गिर जाएंगे और हमारे शेयर्स का भाव कम हो जाएगा, हमारे शेयर्स भी जो हमने लिए वो भी कम हो जाएगा। इसलिए क्या किया उसने, शेयर्स, उसने सेल्स को इन्फ्लेट किया। जो सेल्स दिखा ना, जो सेल्स था ही नहीं, आप सेल्स बढ़ाएंगे तो सेल्स बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश को इन्फ्लेट करना पड़ा। तो मतलब कंपनी का जो शेयर मार्केट का जो भाव था वो ऐसे बैलेंस शीट पर था जो बैलेंस शीट फेक है, झूठ है, खोखली है। कंपनी से बैलेंस शीट पे अच्छे दिखते थे। अब सत्यम का केस पढ़ना बोलते तो अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है उसके पीछे। उसने क्या किया था, 13,000 एम्प्लॉय जो थे ही नहीं, उसकी एम्प्लॉयज की सैलरी बताकर अपने नाम से वो पैसे विड्रॉ कर ले। मतलब नाम करता था कि 13,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और वो एम्प्लॉय थे ही नहीं, उनकी सैलरी वो खुद लेता था। सोचो ऐसा काम क्यों किया उसने। पुलिस स्टेशन में जाने से पहले सारे शेयर्स को बेच दिया उसने 564 के रेट में, और जाके पुलिस स्टेशन में चला गया कि मैंने ऐसा गंदा काम किया था। जैसे न्यूज मिली वो 564 का शेयर 13 रुपए हो गया। 13 रुपए मतलब कितने गुना कम, हद नहीं, 100 टाइम्स कम हो गया। अब सोचिए जिन लोगों के पास में, जिस आदमी ने इमेजिन करने की बात है 550 करोड़ रुपए लगाए होंगे पहले दिन, एक दिन में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 13 करोड़। वो आदमी सुसाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब खराब लॉ होने की वजह से कौन बर्बाद हुआ। काश कंपनीज एक्ट 1956 इतना स्ट्रांग होता तो राजू जैसे लोग ये गंदा काम ना करते, और ऐसे गंदा काम नहीं करते तो हजारों स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर की इज्जत तो बच जाती है। अरे अगर आप जैसे लोगों ने 100 करोड़ रुपए लगाए होंगे तो क्या 5 करोड़ भी नहीं बचे, खत्म हो गई आपकी जिंदगी। आपने तो कुछ गलत काम किया भी नहीं, मतलब गलत काम किया किसी और ने और हम बर्बाद हुए। तो इसीलिए ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए नया कंपनीज एक्ट जो है 2013 में, इसके लिए बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले सेक्शन लिखे हैं। ऑडिट कमेटी लाई गई है, बहुत सारी कमिटीज की स्थापना हुई है कि जब भी कंपनी में काम चलता है तो ऑडिट कमेटी ने चेक करना चाहिए। एसआरसी कमेटी को लाया गया, सीआरसी कमेटी को लाया गया, सारे एक वो विजिल नाम की कंपनी है उसको लाया गया। ये सारी कमिटीज लाई जो हमेशा ये चेक करेगी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। आपकी पूरा बैकग्राउंड समझ में आ रहा है कि अगर आप पूरे कंपनीज एक्ट में जब भी कोई चैप्टर पढ़ोगे तो समझ जाना वो इसलिए बनाया हुआ है, इतना स्ट्रिक्ट इसीलिए है, यहां पे हम लोग स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड। इसलिए तो हर कोई चीज, जैसे लोन टू डायरेक्टर्स देना है, तो लोन टू डायरेक्टर्स ही बंद कर दी। क्यों बंद करा, 185 सेक्शन कहता है कि लोन टू डायरेक्टर्स बंद कर दो। अब अगर डायरेक्टर्स को ही लोन देंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्टर बैंक से लोन निकालता और लोन किसको देता, अपने बेटे को। मतलब मैंने कंपनी सत्यम फॉर्म की 500 करोड़ का लोन लिया सत्यम पे, और दिया किसको, सत्यम ने अपने बेटे वाली कंपनी को। ऐसा नहीं कर सकते ना भाई। इसीलिए तो बहुत सारे सेक्शंस, एक नया सेक्शन है 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे सेक्शन जब आप पढ़ोगे तो आपको ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो सेक्शन इतने सख्त क्यों बनाए, आखिर उसके पीछे मैटर क्या, मतलब क्या हो सकता है अगर नहीं हुआ तो। ऐसे लोग जो कंपनी को लूट रहे हैं, इनको पहले ये सारी चीजों पर लॉ को पढ़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है अब की बार, इनको बहुत बड़ी जेल और बहुत बड़ा फाइन हो सकता है। इज इट ओके गाइस, फाइन, गॉट इट, समझ में आया। ओके फाइन। तो आज आपको समझ में आया कि लॉ अब तक जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं बस। हम लोग अभी इसके बाद में क्या पढ़ेंगे मालूम है, क्या पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, खत्म हो गया। ये फाउंडेशन है। अब बताओ क्या है लॉ, क्या है
लॉ और किसमें, एक्ट में क्या फर्क है? समझ गया कौन बड़ा है? पक्का? एक्ट बोल तो क्या? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज. लॉ इज इक्वल टू एक्ट, रूल्स. सर केस लॉस को भी यूज करते हैं क्या? कभी कभी क्या होता है कि जो लॉ की बातें कभी कभी इतनी क्लियर नहीं होती, आम आदमी कुछ अलग बोलता है और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अलग बोलते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, बोलेंगे देख इस फलाना फलाना साल में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, इसका मतलब ये लाइन का मतलब, अरे बोलो ना, ये लाइन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही होता है. तो इसलिए जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ना चाहिए, एक्ट भी पढ़ना चाहिए, रूल्स भी पढ़ना चाहिए, और साथ साथ में उस सेक्शन के प्रति जो जो केस लॉज आए होगी वो भी पढ़ना हमारा काम होता है. और बताओ क्या पढ़ा है हमने आज? हमने पढ़ा कि रूलिंग पार्टी क्या होता है और पार्लियामेंट क्या होता है. पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? और यहां पे रूलिंग पार्टी में सिर्फ मोदी जी होते हैं. बराबर है? क्लियर है? अब बताओ एक्ट कैसे निर्माण होता है? पहले बिल आता है, फिर बिल पे लोकसभा, राज्यसभा हाँ कहते हैं, प्रेसिडेंट हाँ कहता है, प्रेसिडेंट के हाँ कहने पर वो बिल बन जाता है एक्ट. पर एक बात मैं पूछूं, ये एक्ट आया कैसे समझ में आता है आम जनता को? कहां से समझ आता है ये एक्ट है? ऑफिशियल गैजेट. कहां से? ऑफिशियल गैजेट में इस एक्ट. अदरवाइज हमको क्या पता, लोकसभा राज्यसभा में लोग क्या कर रहे हैं आपस में, हाउ वी वुड नो अबाउट दैट? तो इनका ऑफिशियल गैजेट है एमसीए. समझ में आ रहा है? ये बैच में हम लोग कौन सा अटेम्प्ट का पढ़ रहे हैं? दिस बैच इज कंडक्टेड फॉर नवंबर 2017 ऑनवर्ड्स. नवंबर 17 मई 18 ये बैच पढ़ रहे हैं. बराबर है? एक सवाल मैं पूछूं आपसे, आज हमने जो पढ़ा है उसमें से एक सवाल पूछता हूं, रूल्स को कौन चेंज कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. और एक्ट को कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट. तो कौन सा डिफिकल्ट टू चेंज है? एक्ट. तो इसलिए हमारे लॉ में क्या ज्यादा है? रूल्स. और सेक्शंस क्या है? कम है. एक सवाल मैं और पूछूंगा, बताओ बच्चों, आज हमने अभी पढ़ा कि कौन से 3 लोग लॉ को इंप्लीमेंट करने में लगते हैं. नंबर 1 एक लॉ मेकर लगता है, जो सेंट्रल जो पार्लियामेंट होता है, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं सीजी के लोग, मतलब एमसीए, आरओसी. और उसके अंदर तीसरी कौन सी बात है? और उसको जुडिशियल मतलब क्या? अगर ये इंटरप्रिटेशन में आम आदमी कुछ अलग कह रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग कह रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जुडिशियल मतलब एनसीएलटी, एनसीएलएटी स्पेशल कोड का इस्तेमाल करते हैं. बराबर है? गॉट इट? इतना ही हमने ये बैकग्राउंड में पढ़ा है. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी. कोई प्रॉब्लम है? एकदम समझ गया? अब बताओ नए कंपनीज एक्ट में किसके लिए ज्यादा फोकस किया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, ताकि कौन गलत ना कर पाए? डायरेक्ट. बिकॉज कंपनी कौन चलाता है और कंपनी किसके बाप की होती है? बताओ पार्टनरशिप फर्म में ऐसा प्रॉब्लम होता है क्या? इंडिविजुअल्स में ऐसा प्रॉब्लम होता है क्या? बिकॉज कंपनी जिसकी होती है वो खुद ही अपनी कंपनी को चलाता है, वो खुद ही अपने बिजनेस को चलाता है. स्वप्निल पटनी क्लासेस फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल है, और मैं गलत कर भी लूंगा तो गलत किसका होगा? मेरा ही होगा ना. तो इसलिए कंपनीज एक्ट में, इसलिए इंडिविजुअल के केस में वो चीजें एप्लीकेबल ही नहीं. ये कब की बात है? फ्रॉड कब ज्यादा होंगे? जब कंपनी को चलाने वाले कोई लोग और होंगे और कंपनी के मालिक कोई. इसलिए तो कंपनीज एक्ट इतना सख्त बनाया है ताकि कभी भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अरे आपने भी खुद ने कितने कंपनी के शेयर्स लिए होंगे, आपको पता भी वो कंपनी कैसी चल रही है. अरे हम लोग क्यों इतना बिंदास थे? बिकॉज हमें लगता है कंपनीज एक्ट उसके लिए जिंदा है, सक्षम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सक्षम है. इसलिए तो आम आदमी शेयर मार्केट से डील करता है, वरना शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाता ही नहीं. बोलेंगे यार पता नहीं, अपन तो पैसे लगा रहे हो, कंपनी कैसी चलेंगी? अरे हमको मालूम है ना कंपनीज एक्ट है, हमको मालूम है वहां पे सेबी भी है. समझ आ रहा है? तो हमारा सेबी और कंपनीज एक्ट है, इसलिए आम आदमी भारत का जिसको शेयर्स में कुछ समझता भी नहीं, वो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है. उसको जो ये चैप्टर के बारे में कुछ पता भी नहीं है. इज इट ओके? अंडरस्टूड? समझ गया? ओके. इस पूरे बैच में हम लोग 3 काम करेंगे. 1 2 3. पहली बात तो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट को इतना रिवाइज करेंगे, उसको मेमोराइज करेंगे. अब बताओ, अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हो, ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझा नहीं. हम लोग कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही बहुत इंटरप्रिटेशन वाला कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. ठीक है? पहली बात तो कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में जाके, एक एक शब्द का मीनिंग निकालेंगे.
और फिर क्या होता है, अगर मैं कॉन्सेप्ट के बाद में मेमोराइज नहीं कर रहा हूं और जीडी के लिए आप एग्जाम दे दोगे, तो अगर एक कॉन्सेप्ट क्लास में समझा भी है तभी भी आपको एग्जामिनेशन में लिखते नहीं आएगा, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू, आपको याद नहीं आएगा। कब? जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए और आपको रिवाइज नहीं करवाया। सर याद क्यों नहीं रहता है? बिकॉज आपके पास में चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा सिलेबस है जो समंदर जैसा है, और उसमें इतने सारे प्रोविजंस है, इतने सारे फाइन है, इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, इतने सारे कंडीशंस है, रेगुलेशंस है। उस ऐसा होता है जब हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, पिछला हम लोग भूलते चलते हैं। फिर अगर मैं क्लास में आपको समझा भी दूंगा तो क्लास में आपको बड़ा खुशी महसूस होगी कि आज मुझे सब समझाए, पर आप जिस दिन एग्जामिनेशन में जब लिखने जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन में याद नहीं आएगा, बिकॉज आपने अब क्लास में आपको रिवाइज नहीं करवाया। बाकी फैकल्टीज और मुझ में मेन प्राइमरी डिफरेंस है कि आपको यहां पे कॉन्सेप्ट ऐसे समझेंगे जिससे फ्रेंडली माहौल से आपको एकदम इजी टू एग्जांपल से समझ में आएगा, आपको ऐसा लगेगा लॉ बहुत इजी है। और दूसरी बात, बाकी फैकल्टीज क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाते उसके बाद में कुछ करवाते नहीं, वो अपना काम समझते नहीं कि बच्चों को रिवाइज करवाना। मैं खुद जब एग्जामिनेशन दे रहा था, आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन लॉ, तो मुझे तभी समझा था मैं एग्जामिनेशन पाया हूं, इसका यह मतलब नहीं मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हूं। आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन बिकॉज आई रिवाइज लॉ फॉर 13 टाइम्स। कितने बार? 13 बार मैंने सीए फाइनल का लॉ पढ़ा था। फिर आप बोलेंगे ऐसे कैसे लॉ पढ़ सकते हैं आप इतने बार? हमसे तो 3 बार भी नहीं पढ़ा जाएगा। आप भी पढ़ोगे, इस क्लास का हर बच्चा 13, 14, 15 बार पढ़ेगा, मुझसे भी ज्यादा पढ़ेगा। फिर सवाल बोलेंगे सर कैसे? मैं आपको जो वॉल्यूम 1 दे रहा हूं, जो बहुत बड़ी किताब है, कलर नोट से इतनी बड़ी, और वॉल्यूम 2 इतनी बड़ी, ये लगभग 450 पेजेस है। अभी आप बोलेंगे 450 पेजेस को इतने बार तो रिवाइज कर सकते क्या? नहीं। इसीलिए मैंने आपको एक 5A 5B नाम का एक बुक दिया है, जो चार्ट बुक है, जो सिर्फ और सिर्फ 70 पेज का है। कितने पेज का है? और अलाइड लॉ के चार्ट से 20 पेज। अर्थात अब ये 450 पेजेस को हम लोग सिर्फ कितने पेजेस में खत्म करेंगे? 90 पेजेस में। अब बताओ ये क्या हुआ है? ये जब हम लोग पूरा चैप्टर, पूरा हम लोग 450 पेजेस पढ़ेंगे, जनरली फैकल्टीज ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि हम आपको बुक 1 वॉल्यूम 1 से पढ़ाएंगे और बच्चे घर पे जाके उसकी समरी नोट्स बनाए और समरी से खुद पढ़े। पर मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चा तो पहले घर पे पढ़ेगा नहीं, और पढ़ने का नौबत आई गई तो पहले अकाउंट्स और एसएफएम पढ़ेगा। लॉ ऑडिट उसको उतना इज्जत नहीं है, बेइज्जत है थोड़ा सा। आप कभी भी लॉ ऑडिट के लिए उतने प्रयास नहीं करोगे जितने एक अंदर से बायस होता है आदमी, अकाउंट्स एसएफएम के लिए ज्यादा उसके दिल में इज्जत होती है। फिर यह सवाल उठ रहा है, अगर मेरी क्लास होने के बावजूद भी अगर आपका लॉ का टेंशन वैसे ही है, तो फिर मेरी लॉ की क्लास आपने लगाई कि फिर आप घर पे ही पढ़ लो। तो मैंने सोचा जो मैंने फेस किया था वो आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे टीचर्स ने मुझे कहा था कि तुम खुद ही नोट्स बनाओ। तो व्हाट आई डिड आफ्टर क्लास गॉट ओवर, आई मेड समरी नोट्स एंड आई यूज्ड टू रिवाइज। तो मैंने सोचा एक काम करूंगा, आई ओनली विल मेक चार्ट्स, आई विल मेक समरी नोट्स, और मैं समरी नोट आपके हाथ में दूंगा। तो क्या होगा, ये 400 पेजेस हम लोग पढ़ते समय पढ़ेंगे, पर उसी दिन हम लोग उसके समरी भी बना देंगे, जो आपको बनाकर दूंगा, जो मैं आपको क्लास में एक बार रिवाइज करा दूंगा, एक बार नहीं बहुत बार रिवाइज करा दूंगा। तो उससे होगा आपको रेडीमेड क्लास के बाद में क्या होगा, आपको यही रहेगा कि मुझे 450 पेजेस नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ 90 पेजेस पढ़ना है। तो बताओ 13 बार रिवीजन कैसे होगा? 450 पेजेस को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, 90 पेजेस को पढ़ना बहुत आसान है। और इट कवर्स इट इज दैट समरी नोट, दैट चार्ट बुक इज ऑल्सो सो कॉम्प्रिहेंसिव कि आपको इतना सारा पसारा जो है, सिलेबस का जो तमाशा जो है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी दैट मच, बिकॉज यू विल बी हैविंग ओनली दिस मच। ओके, तो बताओ रिवीजन कैसे होगा? बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? शॉर्ट नोट्स। और जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाई हुई, आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं। तो मैं क्या करता हूं, रोज अगर मान लो आज 10वां दिन है तो पहले 9 दिन का रिवाइज करूंगा, फिर 10वां दिन पढ़ाऊंगा। जैसे हमने आईटी में पढ़ा है, जैसे इसका में पढ़ते हैं, तो चाहे मैं सब्जेक्ट बदल रहा हूं, पर ये भी थ्योरी है वो भी थ्योरी है, दोनों में इतना ही सिमिलरिटी है कि जैसा पैटर्न उधर था पढ़ने का, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा रिवाइज कराऊंगा, इधर भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा रिवाइज कराऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा, कॉर्पोरेट लॉ का 37-38 डेज रहेगा, जब कॉर्पोरेट लॉ का बैच खत्म होगा, उस दिन आपका सारा कॉर्पोरेट लॉ का हर कोई प्रोविजन सेक्शन नंबर के साथ में आपके जबान पे होगा। पिछले बैच में हमने क्या था, 90 मिनट्स में पूरा कॉर्पोरेट लॉ रिवाइज किया था 38 डे पे, जिसमें क्या रिवाइज किया, पूरा कॉर्पोरेट लॉ, पूरा A to Z,
फिर आप बोलेंगे हम भी उस कंडीशन पे आ सकते हैं, बिल्कुल। ये इतने बार रिवाइज आपके दिमाग में, इतने बार घुमाएंगे हमें, इतना घुमाऊंगा, रोज रोज आके मैं वही पूछूंगा, तो आप कहेंगे यार क्या रोज रोज वही पूछते हैं। मैं आपको टॉर्चर करूंगा, पर टॉर्चर के बाद में आपको मजा बहुत आएगा। तो आप कहेंगे यार मुझे अच्छा वो घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आपको लॉ को घर पे पढ़ना है कि नहीं है? नहीं। वो किसकी जिम्मेदारी है? अगर आपको घर पे पढ़ने के लिए मैं बोल ही रहा हूं, तो फिर आप बोलेंगे सर फिर यहां पे क्लास काय को लगाई? आपने क्लास सिर्फ इंटरप्रिटेशन का लगाई नहीं है। मैं आपका लॉ का पूरा जिम्मेदारी उठा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, लॉ घर पे करने का ही नहीं। वापस से कह रहा हूं, आपको लॉ घर पे पढ़ना। जिस दिन मैं बोलूंगा भैया आज ये बहुत कुछ है, तो आपको उस दिन एक आधी बार बोला तो बोला, वरना इट बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका काम है, आप क्लास में रोज आएंगे, क्योंकि लॉ सब्जेक्ट में ऐसा है, अगर आपने एक दो दिन मिस किया, अगला समझ में आएगा नहीं, बिकॉज पूरा लिंक्ड होता है। समझ में आ रहा है? तो आपने एप्स, और जो मैं फर्स्ट डे पे पढ़ा रहा हूं, अंतिम दिन जो आखिरी दिन होता है, मैं देखता हूं कई लोग जो आखिरी की क्लासेस में एब्सेंट रहना चालू करते हैं। पर ऐसे मत समझना जो आखिरी क्लास है मतलब लेस इंपॉर्टेंट है। यहां का हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और वाईसी का कुछ भरोसा नहीं। कोई भी चैप्टर में कभी भी हिट हो सकता है, कोई भी हीरो हो सकता है, कोई भी जीरो हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है आखिरी फर्स्ट डे वाला पूछा ही नहीं, और ऐसा हो सकता है आखिरी दिन वाला बहुत ज्यादा पूछा होगा। तो आप ऐसा अनुमान मत लगाना कि जो मैं आखिरी में ले रहा हूं तो वो लेस इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो दरख्वास्त है आखिरी दिन तक अभी क्लास को आओगे, इतना गारंटी करूंगा। सिलेबस आपका कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा, बहुत बार रिवाइज होगा, क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा। और तीसरी बात जो मुझे लगती है जो एग्जामिनेशन आने के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, दूसरी रिवीजन, और तीसरी बात है आपको ये पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में कैसा लिखना है। अक्सर ये देखता हूं मैं, लॉ सब्जेक्ट लोग समझते बहुत है, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, हाउ मच टू राइट, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, एंड हाउ मच टू राइट। ये सारी चीजें भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग लॉ इज ओके, बट लिखना इज टोटली डिफरेंट थिंग। कभी कभी आपको ये समझते नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो इस क्वेश्चन में मैं पुट कैसे करूं, कैसे उसको घुसेड़ूं ताकि वो समझ में आएगा। तो इस क्लास में क्या होगा मालूम क्या? तो मैं जब भी पढ़ूंगा, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, तो उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस मैनुअल में है, मैं तुरंत ही खत्म करूंगा, बाद में नहीं। वो आपको करना होते, पर वो आप नहीं करोगे, मैं करूंगा। जैसे मान लो कि फिर प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन आपको आने लगे और आईसीआई के पेपर के क्वेश्चन आने लगेंगे, तो आप समझ जाना मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं और आपको भी समझ गया। हर कोई फैकल्टी क्या बोलता है, मैं दुनिया का बेस्ट फैकल्टी हूं, पर वो फैकल्टी तो कोई भी फैकल्टी अपने बारे में अच्छा ही बोले, जैसे मैं अपने बारे में अच्छा बोल रहा हूं। तो आपको कब लगना चाहिए मैं अच्छा हूं? जब मैं क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन मेरे घर पे बनाए हुए नहीं, आईसीआई का पेपर लूंगा और प्रैक्टिस मैनुअल लूंगा और आपको आएंगे, ये गारंटी मुझे। और आ गया तो समझ लेना मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं और आपको भी लॉ समझ में आ रहा है। तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसकी परीक्षा कब होगी? जब उनके जो क्वेश्चंस है, अरे सही तो है ना, वरना मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा और आप घर पे पीएम पढ़ रहे हो, आपको आ रहा ही नहीं, तो फिर क्या व्हाट इज दिस? बिकॉज एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन तो पीएम से आते हैं और उस टाइप के आते हैं। तो योर ब्रेन शुड बी डेवलप्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए व्हाट आई इंश्योर, एक मैंने किताब दी जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक, व्हिच कवर्स ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल, एंड आई विल मेक श्योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ पीएम इज कवर्ड इन व्हाट द क्लास इटसेल्फ। ठीक है ना? सारे तो मतलब क्लास में क्या होगा, आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको क्लास में बताऊंगा। तो ये क्लास इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ एवरीथिंग, यहां पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? आपको सिर्फ क्या करना है, रोज क्लास में आना है रेगुलरली। ओके फाइन। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में मैं आपके कॉन्सेप्ट चालू करूंगा, कॉन्सेप्ट चालू होंगे ब्रेक के बाद में, राइट? अभी हम लोग लेते हैं सिर्फ 5 मिनट्स का ब्रेक, और उसके बाद में आई एम गोना स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस कॉल्ड डिविडेंड। उसके बाद में आप समझ जाएगा मेरा पढ़ाने का पैटर्न कैसे है। जितना मैं रोज पढ़ाऊंगा क्लास में रिवाइज होगा, बार बार रिवाइज होता रहेगा। ओके फाइन। सो आई विल सी यू आफ्टर ब्रेक गाइस, थैंक यू वेरी मच।